ये है कमाई का अड्डा। CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। भारतीय बाजार नई ऊंचाइयों पर ट्रेड करते हुए पहली दफा 22,800 के पार निकले और एब्सोल्यूट फ्रेश हाइज पर कारोबार देखने को मिला। खास बात यह है कि इस तेजी में लगभग हर सेक्टर और हर लगभग दिग्गज स्टॉक ने पार्टिसिपेट किया है। तो यहां से आगे की चाल और कितनी जोरदार साबित होगी उस पर करेंगे बातचीत, लेकिन पहले हेडलाइंस। आरबीआई के डिविडेंड बोनांजा से फुल जोश में भारतीय बाजार 200 पॉइंट से ज्यादा की तेजी के साथ रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा। निफ्टी 14 सत्रों में निफ्टी ने बनाया नया शिखर। सेंसेक्स भी 75,000 का मुकाम पर लौटा। निफ्टी बैंक में भी आज दिखा जोर, अब 800 अंकों की तेजी। सरकार को आरबीआई से बम्पर डिविडेंड से सरकारी बैंकों में जोश। नए शिखर पर पहुंचा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, करीब 2% ऊपर उछला निफ्टी। पीएसयू बैंक इंडेक्स 2% चढ़ा। कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ इंडिया। वहीं फार्मा और मेटल शेयर में आज प्रॉफिट बुकिंग। और सेंसेक्स में एंट्री की संभावना के बीच अदानी एंटरप्राइजेज में फर्राटा तेजी। स्टॉक आज 6% से ज्यादा चढ़ा, वायदे का टॉप गेनर है। बाकी अदानी ग्रुप शेयरों में भी दिखी रौनक। आज आएंगे एफएमसीजी दिग्गज। आईटीसी के चौथी तिमाही के नतीजे। फ्लैट रह सकता है मुनाफा, मार्जिन्स पर हल्का दबाव मुमकिन। 0 से 1% रह सकता है सिगरेट वॉल्यूम ग्रोथ। साथ ही इंडिगो और पेज इंडस्ट्रीज के नतीजों का भी बाजार को इंतजार। और कल निफ्टी की 2 कंपनियां हिंडाल्को और एनटीपीसी पेश करेंगी अपनी तिमाही नतीजे। यूनाइटेड स्पिरिट्स और अशोक लेलैंड जैसे वायदा कंपनियों की 8 वायदा कंपनियों के नंबर्स पर भी रहेगी बाजार की नजरें। इधर से मोटर हेल्थ ट्रेवल जैसे इंश्योरेंस देने वाली कंपनी गो जनरल इंश्योरेंस की फ्लैट लिस्टिंग 5% प्रीमियम के साथ 286 के साथ शुरुआत। हालांकि लिस्टिंग के बाद बड़े शेयर की रफ्तार। मुझे हैरानी हो रही है कि गिफ्ट निफ्टी ये ऐसा क्यों दिखा रहा है। फ्रैंकली 150 पॉइंट ऊपर दिखाना चाहिए था वैसे तो। मतलब क्यूज तो सारे उस हिसाब से हैं। 2.1 लाख करोड़ का डिविडेंड आरबीआई ने दिया है गवर्नमेंट को। दूसरा जो मिनी बोनांजा हमको मिला है, क्रूड प्राइसेस देखिए आप। मैं ग्लोबल क्यूज जब देखता हूं तो हमेशा सबसे पहले क्रूड प्राइसेस देखता हूं। क्रूड प्राइसेस 81 पर आ गए। बड़ा सवाल ये है कि क्या इस डबल बोनांजा की वजह से आज मार्केट में नया हाई लगेगा निफ्टी में। देखिए ऐसा है, एक्सपायरी वाला दिन है ये, तो जैसे कहते हैं ना काम बिफोर द स्टॉर्म, ये उसकी तैयारी हो रही है। बड़े मूव की तैयारी हो रही है। 945 पे नॉर्मली बड़ा मूव आता है एक्सपायरी वाले दिन, पहला मूव। अब 928 हुए हैं तो और 16-17 मिनट शायद बाकी हैं, उसके बाद एक कुछ बड़ा मूव आए। रिकॉर्ड उच्चतम स्तर भारतीय बाजार लगाता हुआ आज सुबह अपनी चर्चा ही हो रही थी। हो सकता है कि रिकॉर्ड उच्चतम स्तर छूने की शायद आज ही तैयारी हो रही हो। आज मुझे खुशी इस चीज की है कि आज रिटेल को पैसा बनाने का भरपूर मौका मिला होगा। आज मार्केट एक अच्छी खबर पर, इतनी शानदार खबर पर फ्लैट खुला। हम पूरी चर्चा में सुबह 8 से 9 तक चिल्ला चिल्ला के बोलते रहे कि ये लेने का टाइम है। जी हाँ, एक तगड़ा मौका आज भारतीय बाजारों ने दिया और आई एम श्योर आप सभी लोग, CNBC आवाज के दर्शकों ने उस पूरे मौके का फायदा उठाया है और आज की इस तेजी में आप लोगों की भागीदारी अच्छी खासी है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सभी को। वीरू, अनुज, गुड आफ्टरनून। एंड एक और पड़ाव तेजी वाला हमने हासिल किया है। देखिए अभी भी नई ऊंचाइयों पर ही मार्केट सस्टेन करने में कामयाब, ये एक बहुत सॉलिड स्थिति है। चाहे वो मिड कैप्स हो, चाहे वो निफ्टी बैंक हो, और खासतौर से निफ्टी बैंक जो एक अंडर परफॉर्मर था उसकी तरफ से भी जोरदार पार्टिसिपेशन देखने को मिला। और इनफैक्ट आज की इस पूरी तेजी में बैंक्स का ही बड़ा योगदान रहा है। तो सबसे पहले इन लेवल्स पर अब नया ट्रेड बनाना है नहीं बनाना है, अनुज बताइए राय क्या रहेगी? देखिए हर्षदा, राय तो सिंपल रहेगी कि
मार्केट में एक फेज चल रहा है जिसमें आप कहते हैं ना, डर के आगे जीत है। और कई दिनों से एक बेकार का डर फैला हुआ था, वोटिंग परसेंटेज को लेकर एक बेकार का डर फैलाया गया था, और एक व्यू यही था कि मार्केट में ऑल टाइम हाई लगेगा और ये एग्जिट पोल से पहले ही लग जाएगा। अब इसमें दिक्कत क्या आ गई है, अब आपने ऑल टाइम हाई अगर पोल से पहले ही लगा लिया तो अब मार्केट ने टेक्निकली बेस्ट केस आउटकम प्राइस इन करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो अब पहले पिछले हफ्ते जो हमारी बात हो रही थी वो ये बात हो रही थी कि उस करेक्शन ने जो मार्केट में 21,700 तक ले आया था, जगह छोड़ी थी मार्केट के पास एक पॉजिटिव सरप्राइज पर रिएक्ट करने की। हालांकि जो आज तेजी आई है वो पूरा का पूरा फैक्टर वो आरबीआई के डिविडेंड की वजह से आई है। सीधे सुबह हमने एक चर्चा भी की थी कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यही है। ठीक है, लेकिन अब इशू क्या है कि सब कुछ हो जाने के बाद, जैसे कहते हैं ना, अब इसके बाद आप फ्रेश बाय नहीं कर सकते। अब आपको अगली डिप का वेट करना पड़ेगा। अगर आप पोजिशनली लॉन्ग है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कैरी करते रहिए अपने 20 डे मार्केट स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि एकदम बहती गंगा में हाथ धोने को मिल जाए तो फिर वो थोड़ा सा रिस्की मामला हो जाएगा। लेकिन बैंक निफ्टी में आज एक फ्रेश एक्सपेंशन की शुरुआत हुई है। मेरा ये मानना है कि अब अगला नंबर बैंक निफ्टी का है ऑल टाइम हाई हिट करने का। बैंक निफ्टी में अब आपको इंट्राडे में अगर कोई भी डिप मिल जाए किसी भी कारण से, या पोजिशनली कोई भी डिप मिल जाए किसी भी कारण से, तो उसमें एंट्री कर लीजिए। और उसमें अब अगला नंबर जो, जैसे मैं कह रहा हूँ, बैंक निफ्टी का, तो ये जो खबर आई है ये मैक्रो पॉजिटिव है बैंक निफ्टी के लिए। एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, सारे के सारे पीएसयू बैंक, सब में जबरदस्त मोमेंटम है। और एक चीज है, अगर आप चाहते हैं कि तो फिर आप बाया फ्यूचर्स कर सकते हैं। वैसे तो लग रहा है कि अभी भी टाइम है, जो इलेक्शन रिजल्ट आएंगे उससे पहले एक आध एक्सपायरी और है, तो अगर आप चाहें तो बैंक निफ्टी के ऑप्शंस के थ्रू भी इस मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन मेन चीज ये है कि अगली बार मार्केट इस तरीके के आपको मौके दें तो उसको छोड़िएगा मत। आज सुबह मैं और वीरू डिस्कस कर रहे थे, ये लगा हर्षदा 15 मिनट दिए मार्केट ने आपको पार्टिसिपेट करने के लिए, कहीं नहीं खिला मार्केट 15 मिनट, जबकि इतनी अच्छी न्यूज आई थी। इतनी चैरिटी मार्केट कभी कभी करता है, आज मार्केट ने वो चैरिटी दी थी आपको। एग्जैक्टली और एक और चीज़ देखिए अनुज, जो हमने बात की अभी कि मैक्रो डेवलपमेंट जो था वो बैंक निफ्टी को अगर आप देखें सपोर्टिव था। आज हमारे पास बहुत सारे, अगर आप देखें, शायद वो स्टॉक फ्यूचर्स थे जो इस तेज़ी को फ्यूल कर रहे थे। फॉर इंस्टेंस रिलायंस। एक और चीज़ साथ साथ हुई अनुज, जिसको हमने पिछले 3 दिन में डिस्कस भी किया था, वो था निफ्टी आईटी का 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर एक ब्रेकआउट। कंसिडरिंग यूएस मार्केट में जिस प्रकार की तेजी रह सकती है आज, ये भी एक बहुत सस्टेनेबल ब्रेकआउट है। इसको भी चेस कर सकते हैं आने वाले कुछ सेशंस के लिए। एब्सोल्युटली वीरू, देखिए आज अगेन मैं फिर वो बात रिपीट करूंगा, बहुत कम होता है मार्केट, इतना चैरिटेबल होता है। आज सुबह सुबह एक क्लियर व्यू था कि निफ्टी आईटी भागेगा, क्योंकि 6% अगर एनवीडिया भागेगा तो आप इमेजिन कर सकते हैं आज नैस्डैक में कितनी तेजी होगी, और हमारी मार्केट उसको पहले ही प्राइसिंग करने की कोशिश करेगी। आई थिंक बस एक जो गड़बड़ हो गई थी, वो जो यूएस फेड के मिनट्स आए थे उसने शायद थोड़ा सा लोगों को डरा दिया था। लेकिन निफ्टी आईटी पे एक चीज समझ लीजिए, पिछली हमेशा वीरू 200 डे मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट पहली बार फेल होगा, लेकिन दूसरी बार अगर वो ब्रेकआउट करेगा उसके बाद नहीं रुकेगा वो। तो ये जो आज निफ्टी ने आईटी ने किया है, ये एक सेकंड अटेम्प्ट ऑफ 200 डे मूविंग एवरेज, इसको क्रॉस किया है। और अब हम इसके ऊपर क्लोज हो गए तो यहाँ से आराम से मेरे ख्याल से 2000 से 3000 पॉइंट की निफ्टी आईटी की रैली ओपन होती है। और अगर निफ्टी आईटी और निफ्टी बैंक दोनों का सहारा मिल गया मार्केट को, तो हमारा जो 2, 3, 4, 5, 6 का जो टारगेट है वो मुझे लग रहा है बहुत जल्दी आ जाएगा। जी हाँ, तो बैंक निफ्टी पे बात हुई, निफ्टी आईटी पे बात हुई, और सुबह हम इनफैक्ट बात यही करते हैं अनुज कि सारी चीज़ें हैं इस सेशन को बहुत बेहतरीन बनाने के लिए। तो अनुज अब क्या करें निफ्टी पर? अब अगर कोई डिप मिले टुवर्ड्स नियरेस्ट पुट राइटर, जो कि मैं सुबह देख रहा था अनुज, अब वो 800, 750, 700 तक का डिप कभी भी मिले तो उसको ग्रैब करना होगा, क्योंकि जो बात आप कह रहे थे कि आपने बेस्ट केस तो ऑलमोस्ट स्क्रीन पे प्ले कर लिया, तो क्या अब डिप ही बेटर रिवॉर्ड देंगे अगर मिल जाए तो? अब डिप किसी भी कारण से आ सकती है मार्केट में, कोई भी कारण हो सकते हैं डिप आने के, और अगली डिप जब आए तो उसमें बाय करिए आप ऑब्वियसली। बस ये है कि 2 अप्रोच हो सकती है अब यहाँ से इस मार्केट में, क्योंकि अब हम इलेक्शन रिजल्ट के काफी करीब हैं। तो इसके लिए एक बार तो ये भी हो सकता है कि आप अपनी एग्जिस्टिंग पोजीशन को ही बस कैरी करें, फ्रेश पोजीशन ना ऐड करें। या दूसरी अप्रोच ये हो सकती है कि अगर आपको सिग्निफिकेंट डिप मिल जाए, जैसा आपने बोला, अगर मान लो 22,600, 22,550 के करीब की डिप मिल जाए किसी कारण से, तो उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा राइजिंग 20 डे में है, तो इन दैट केस आपका स्टॉप लॉस भी बहुत करीब होगा।
वहां तक की कोई डिप मिल जाए तो उसमें बाय करने की कोशिश करिए, ये एक अप्रोच हो सकती है। अनुज, आपसे बात करते करते अब ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है 22,900 होने वाला है और थैंक्स टू रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिलायंस 2963 पर एक बार फिर से अपनी करियर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पे आता हुआ। तो आप सभी को, अनुज आपको, हर्षदा आपको, सभी दर्शकों को, सभी इन्वेस्टर्स को, सभी ट्रेडर्स को एक बार फिर से निफ्टी का ये नया मुकाम, इसकी शुभकामनाएं। अनुज, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए और निफ्टी बैंक पर एग्जैक्टली अगर आप देखें आगे का एक रोड मैप क्रिएट करने के लिए। इट्स 39,955 डे हाई की ट्रैजेक्टरी मार्केट ट्रेड करते हुए। और हर्षदा, यानी कल ईश्वर की दया से शुक्रवार अच्छा बीतेगा, इस बात की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। वो जो घबराहट थी आई थिंक इस बड़े इवेंट से पहले एटलीस्ट, वो थोड़ी सी कम होती हुई। आप जा रही हैं अब करीब 22,900 के आसपास। जी हाँ वीरू, तैयारी तो ऐसी ही है कि यहाँ से बस 22,900 फिर 23,000 और फिर गॉड विलिंगली 25,000 के लेवल्स भी देखने को मिले। और इसमें एक चीज़ अच्छी लगी है मुझे कि जो इस समय या फिर पिछले ट्रेडिंग सेशन से लगातार नर्वसनेस बढ़ाने का काम कर रहे थे बैंकिंग काउंटर्स, उन्होंने ही दरअसल आज वो बड़ा लीप लिया है। ऑफ कोर्स वो आरबीआई बोनांजा के चलते आप कह सकते हैं लीप ऑफ फेथ आया है। वो स्टॉक्स आपको दिखाते हैं जहां पर हमने देखा है बहुत ही डिसाइसिव, सोच समझकर तेजी की पोजीशंस आती हुई दिखाई दी है। अच्छा, इससे पहले ये आप देखेंगे अदानी ग्रुप शेयर, एल&टी, एक्सिस जैसे सभी स्टॉक्स है जहां पर अच्छी खासी तेजी बनती दिखाई दी है। एक तरफा यहाँ पर खरीदारी का एक बहुत अच्छा जोर लगा। दूसरे लिस्ट में भी आप गौर करेगा मिड और स्मॉल कैप्स में भी एक अच्छा खासा पार्टिसिपेशन आज के दिन साफ बनता दिखाई दिया है। बैंक ऑफ बड़ौदा हो, वोल्टास हो, कोफोर्ज हो, एल्केम हो, ये सारे तेजी वाले काउंटर्स हैं, इनमें अच्छी खासी हरकत बनती दिखाई दी है। एक सरासर नजर हम डाल लेते हैं कि लूजर्स क्या हैं। सन फार्मा, पावर ग्रिड नंबर्स के बाद हिंडाल्को, कोल इंडिया जैसे काउंटर्स कुछ करेक्ट होते हुए दिखाई दिए हैं और बाकी ये काउंटर्स जहां पर बिकवाली का दबाव। मैं रश थ्रू इन फिगर्स के साथ इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि आईटीसी के नतीजे आ गए हैं और वो अब डिसाइड करेगा कि यहाँ से आगे एफएमसीजी स्टॉक्स में आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए। तो अनुमान क्या था 5,115 के आसपास का, 5,020 करोड़ कंपनी ने किया है डिलीवर। हल्का सा ये एक मिस है, ध्यान रखिएगा, एक हल्का सा मिस प्रॉफिटेबिलिटी के फ्रंट पर। अब आते हैं रेवेन्यू के आंकड़े पर और रेवेन्यू के फ्रंट पर भी क्या कंपनी उम्मीद पर खरी उतरी है। 16,580 करोड़ या फिर हाँ ये आंकड़ा है 16,992 करोड़ का अनुमान था, तो वहां पर भी हल्का सा एक मिस देखने को मिला है। एबिटा लेवल पर आप गौर करेंगे तो 6,162 करोड़ कंपनी ने डिलीवर किया है जहां पर 6,300 करोड़ के आसपास का अनुमान था और मार्जिन्स ही हैं जो दरअसल इन लाइन है 37.2% के आसपास। अब कुछ देर में आंकड़ा आएगा वॉल्यूम्स का और फिर वो ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा कि एफएमसीजी बिजनेस में क्या हाल रहा, इनके सिगरेट बिजनेस ने क्या कंट्रीब्यूट करके दिया है। लेकिन जो फौरी तौर पर आप नजर डालेंगे तो आपको लगेगा एक्सपेक्टेशन से थोड़े पीछे रह गए हैं, थोड़े से फीके नंबर्स हैं। कौस्तुभ पावस्कर हमारे साथ हैं, शेख खान के डेप्यूटी वाइस प्रेसिडेंट, इस सेक्टर को क्लोजली ट्रैक करते हैं। कौस्तुभ, हमें तो लग रहा है कि थोड़ा सा मिस है, 5,100 करोड़ के एक्सपेक्टेशन के सामने 5,020 करोड़ का यहाँ पर कंपनी ने प्रॉफिट पोस्ट किया है। यस, जो एक्सपेक्टेशन था हमारा भी 5,100 के आसपास का पैट का एक्सपेक्टेशन था, उससे थोड़ा मिस है। और रेवेन्यूज भी जो एक्सपेक्टेशन से 500 करोड़ के आसपास से कम आए हैं। बट अगर हम ओवरऑल सिगरेट बिजनेस का अगर हम ग्रोथ देखेंगे, सिगरेट बिजनेस में अराउंड 8% ग्रोथ आया था, वाइल हम लोग ने एंटिसिपेट किया था कि सिगरेट बिजनेस में अराउंड 4 to 5% ग्रोथ आएगा, तो वहाँ पे थोड़ा सा मतलब बेटर देन एक्सपेक्टेशन आया है। बट ओवरऑल अगर हम परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे, इट्स अ स्लाइट मिस ऑन व्हाट वी एंड स्ट्रीट वर एंटिसिपेट। जो बड़ा बिजनेस है वो सिगरेट का ही है और वहां पर अगर आप उम्मीद से बेहतर एबिट ग्रोथ देख रहे हैं विच इज नियरली 5%, एक्सपेक्टेशन 3 to 4% की थी और ये जो वॉल्यूम रेवेन्यू ग्रोथ का आंकड़ा करीब 8% के आसपास आ रहा है, तब तो सब चंगा है कौस्तुभ, तो चिंता करने की क्या वजह हो सकती है? हाँ, मतलब सिगरेट बिजनेस का अगर हम परफॉर्मेंस देखेंगे तो ऑब्वियसली बेटर है। ओवरऑल परफॉर्मेंस और एफएमसीजी बिजनेस कैसे किया है, आई थिंक
वो एक इम्पॉर्टेंट माना जाएगा। और ओवरऑल कंपनी क्या कमेंट्री देता है, बिकॉज हमने देखा है कि काफ़ी सारे कंपनीज ने अच्छी कमेंट्री दी है इन टर्म्स ऑफ आउटलुक। तो प्रेस रिलीज में आईटीसी भी कैसी कमेंट्री देता है उसके ऊपर भी काफ़ी सारी चीज़ें निर्भर होती है। ऑब्वियसली अगर हम परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो स्लाइट मिस, बट कुछ कुछ सेगमेंट्स में कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया। ओके, मतलब मेरे ख्याल से बहुत निर्णायक बात तो इस इंटरव्यू में ऑलरेडी हो चुकी है। सिगरेट रेवेन्यूज़ की ग्रोथ, वहाँ पे सिगरेट रेवेन्यू ग्रोथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है 8% की, जो कि स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशन थी कॉस्ट ऑफ की लगभग 4 to 5%। हाँ, टॉप लाइन बॉटम लाइन फ्रंट पे अगर आप देखें एक मिस है, बट कॉस्ट ऑफ आपका प्राइस टारगेट आईटीसी पे क्या है, कंसिडरिंग आई थिंक बीते 6-7 महीने के अंडर परफॉर्मेंस के बाद एट अ प्राइस ऑफ 441 आपका प्राइस आउटलुक, या फिर अभी आप कंपनी की कमेंट्री का इंतज़ार करेंगे? देखिए, फिलहाल हमारा प्राइस टारगेट है 515, जो मुझे नहीं लग रहा है हम उसमें कोई चेंज करेंगे। इम्पोर्टेंट यही है कि कंपनी की कमेंट्री, या जो जैसे मैंने कहा कि प्रेस रिलीज में वो क्या एक विजिबिलिटी देते हैं कि आगे चल के कैसे परफॉर्मेंस आएगा, क्या उनका नज़रिया है इन टर्म्स ऑफ एफएमसीजी बिजनेस ग्रोथ। तो वो एक काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाएगा कि कैसे कंपनी का परफॉर्मेंस रहेगा। ओके कौस्तभ, शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। और नाउ इट्स 442.45। टेक्निकली आई थिंक इस नंबर के बाद हर्षा ये जितना बेहतर कर सकता था उतना बेहतर कर रहा है। मेरे ख्याल से जो कौस्तभ ने और आपने जो पॉइंट पूछा था सिगरेट को लेकर, सिगरेट कारोबार को लेकर, आई थिंक वही सबसे बड़ी चीज़ इन नंबर्स में क्लेरिफाई कर रहा है। स्टॉक एट डे हाई, एक टेक्निकल सेंस है। मीनवाइल निफ्टी 22,905 करियर का नया हाई, यानी डिफरेंशियल फ्रॉम आई थिंक 23,000 से अब मात्र 95 अंकों का रह गया है। निफ्टी एट ऑल टाइम हाई। रिलायंस आपकी स्क्रीन पे पिछले 10 मिनटों की तेज़ी को स्पॉन्सर किया रिलायंस ने 2965 पे। एक बार इस पैनल से बातचीत करने, इंट्रोड्यूस बाद में करेंगे, पहले औपचारिकता बाद में होगी। मानस, 2 चीज़ों पे आपकी राय चाहूँगा, आईटीसी पोस्ट नंबर्स, ये रिएक्शन, और रिलायंस क्या 3,000 की तरफ जा रहा है क्या? देखिए, अगर हम आईटीसी की बात करें, आईटीसी का ट्रेंड तो बिल्कुल पॉजिटिव है। स्टॉक में एक रेजिस्टेंस जरूर 445 के आसपास है, केवल एक ट्रिगर की जरूरत है, और अगर एक बार ये 445 के ऊपर निकलेगा तो कम से कम 465 का भाव आपको देखने को मिल जाएगा। तो एक ट्रेड लेना होगा तो वो लॉन्ग साइड पे होगा, 434 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। जहां तक बात रिलायंस की है, देखिए मैं तो समझ रहा हूँ कि शायद इस बार रिलायंस अपने पिछले हाई जो 3000 का एक बहुत ही बर्न रेजिस्टेंस बना हुआ है काफी समय से, इस बार उसको ब्रीच करेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज। उम्मीद करिए कि आपको 3150 या 3200 रुपए तक के स्तर देखने को मिलेंगे। तो अगर एक ट्रेड रिलायंस पे लेना होगा तो वो भी लॉन्ग साइड पे होगा। 2920 बहुत 40-50 रुपए का स्टॉप लॉस है, आप वहां पे स्टॉप लॉस लगा के रखिए, लेकिन टारगेट बड़े सेट करिए 3150 के। उम्मीद करिए कि शायद एक हफ्ते के अंदर 3150 के स्तर आपको रिलायंस दिखा सकता है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज क्लियरली 3150 की तैयारी करता हुआ ये लीडरशिप पोजीशन में रहेगा, और इस पर फोकस करना चाहिए। अच्छा, आईटीसी के कुछ और डिटेल्स आ रहे हैं वीरू, मैं फटाफट से मेंशन कर दूं, क्योंकि वो 445 के लेवल के पार कभी भी निकलेगा काउंटर, जिस तरह की तेजी आई है। हम एफएमसीजी की बात कर रहे थे कि वो कैसे कंट्रीब्यूट करेगा। अच्छा, एक्सपेक्टेशन क्या था? 7 to 9% तक की ग्रोथ, एंड लोअर एंड को कंपनी ने मीट किया है, तो ऐसा नहीं है कि वहां पर एक मिस है। एफएमसीजी बिजनेस आप कह सकते हैं इन लाइन इन द लोअर एंड, तो अब इसमें रफ्तार बनती हुई दिखाई दे सकती है। हाउएवर, एफएमसीजी के जो मार्जिन्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, उसको लेकर मेरे ख्याल में चिंता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ कुछ कंपनियों ने प्राइसिंग कंपटीशन की बात की थी, कुछ प्राइसेस के लिहाज से भी ओवरहैंग आ सकता है मार्जिन्स पर, इसका अंदाजा कहीं ना कहीं मार्केट लगा रहा था। तो वो भी एक चीज़ है जो आसानी से पच जानी चाहिए। अब आगे कुछ और डिटेल्स आएंगे पेपर बोर्ड बिजनेस के, होटल बिजनेस के। याद रखिएगा होटल्स एक बड़ा ड्राइवर था पिछले क्वार्टर में, उसका उल्लेख जरूर किया जाएगा, लेकिन 444-445 के आसपास ही ये स्टॉक इस समय लगभग 1% की तेजी में है। चलिए अब बाकी ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। गाबा जी, गुड आफ्टरनून एंड कांग्रेचुलेशंस। बताइए, इस बढ़िया ऑल टाइम हाई के माहौल में आज का आपका दोपहर का ट्रेड क्या है? गुड आफ्टरनून टू यू, कांग्रेचुलेशंस आपको भी। और स्टॉक जो चुना है मैंने वो मेरे पोर्टफोलियो में है, वो है एचडीएफसी बैंक। ट्रेड कर रहा है 1489 पर, स्टॉप होगा 1480, 9 रुपए का स्टॉप है। टारगेट होगा 1520, आजकल में आना चाहिए। तो एचडीएफसी बैंक में एक फ्रेश रिकॉर्ड मिला है, गुड
कंसोलिडेशन के बाद। ओके, प्रकाश गाबा सर की कॉल हो गई HDFC बैंक। कुछ देर में इसकी टेक्निकल प्रॉपर्टी से बात करेंगे, लेकिन थोड़ा समय का अभाव है तो पहले ट्रेड्स पूरा कर देते हैं। एट 1489 ये बाय कॉल है। मानस, आपका ट्रेड? देखिए, मेरा ट्रेड लार्ज कैप स्पेस से होगा। महिंद्रा में खरीदारी करने की राय रहेगी। ये एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है। आई थिंक करंट लेवल्स पे भी आप महिंद्रा में एक लॉन्ग साइड में ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉसेस 50 रुपए के हैं। 2550 के स्टॉप लॉस से आप M&M में खरीदारी कर सकते हैं। ऊपर की तरफ जो टारगेट रहेंगे वो 2700 रुपए के आसपास के हो सकते हैं M&M में। ऑप्शन में आप 2600 वाला कॉल ऑप्शन M&M का ले सकते हैं। 35 रुपए के आसपास ये ऑप्शन ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप खरीदारी करिए। 19 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और 65 रुपीज के टारगेट सेट करिए। डिस्क्लोजर ये है कि इसमें ये रिकमेंडेशन हमने अपने क्लाइंट्स को भी दिया हुआ है थोड़ी देर पहले। ओके, तो M&M जो एक आउटलायर है, वहां पर एक और अपॉर्चुनिटी तेजी की ही बननी चाहिए। अमित सेठ, आफ्टरनून, आपका ट्रेड? जी, गुड आफ्टरनून हर्षिता मैम, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। मैम, इस समय का मेरा टॉप ट्रेड रहेगा बैंक ऑफ बड़ौदा। PSU सेक्टर में वैसे भी स्ट्रेंथ है, सारे PSUs आर डूइंग वेल इंक्लूडिंग SBI। उसके बाद मुझे जो स्टॉक यहाँ पे पसंद आ रहा है दैट इज बैंक ऑफ बड़ौदा। वो अपने एक टाइट कंप्रेस्ड मूविंग एवरेजेस से एक ब्रेकआउट दे रहा है। 271 का लगभग प्राइस है, इसे बाय करें फॉर अ टारगेट ऑफ 278 एंड स्टॉप लॉस ऑफ 267। ओके, बैंक ऑफ बड़ौदा और 271 पे आपका बाय है। सचिन, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून अर्चना एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल द पैनलिस्ट। मुझे लग रहा है यहाँ पर बैंक्स के बाद NBFC की बारी आ रही है। यहाँ पर बजाज फिनसर्व में एक मोमेंटम वाला चेज हम ट्रेड कर रहे हैं। डिस्क्लोज होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये रिकमेंडेशन दी है। तो जिस तरीके से 1610 के आसपास का एक बेस इसने रिकन्फर्म किया है, मुझे लग रहा है यहाँ से जो रिवाइवल होगा वो लगभग 1660 1685 ये दो टारगेट्स के लिए वेल पोजिशनड है बजाज फिनसर्व। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर ट्रेडिंग के लिहाज से 1594 के स्टॉप लॉस के साथ फ्रेश अग्रेसिव लॉन्ग पोजीशंस बिल्ड किए जा सकते। ओके, तो ये फिलहाल बजाज फिनसर्व। अच्छा, बाय द वे, निफ्टी बैंक लगभग 100,000 पॉइंट की तेजी दिखा चुका है। अभी वो मूव आया था 22,900 के बियॉन्ड। 22,935 के आसपास इस समय निफ्टी ट्रेड करता हुआ। तो आज जो भी छुए वो लगभग सोना साबित हो रहा है। इस तरह का एक्शन स्क्रीन पर दिख रहा है। ऐसे में रुचित, आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या रहेगा? वेरी गुड आफ्टरनून हर्षदा जी, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। अल्ट्राटेक सीमेंट में खरीदारी की सलाह रहेगी। सो काफी समय से स्टॉक एक कंसोलिडेशन फेज में रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि रिजल्ट्स के बाद में जो करेक्शन ये स्टॉक में आया था, कोई भी वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग वहां पे नहीं थी, पर प्राइस अपमूव में वापस सपोर्ट से एक अच्छे वॉल्यूम पिकअप वहां पे हो रहे हैं। सो अल्ट्राटेक सीमेंट करंट लेवल्स पे 9,900 के नीचे के स्टॉप लॉस लेके खरीदारी करे 10,300 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। ओके, अल्ट्राटेक सीमेंट पे करीब 10,053 पे ट्रेड्स पूरे हो गए। मैं आशीष चतुर्मोता जी के पास जाऊं उससे पहले मैं एक ट्रेड स्क्रीन पर रखना चाहूँगा। मानस, मैं आपकी राय चाहूँगा। मेरी रीडिंग है जो उस वक्त की, मैं सुबह आपसे बात करते करते रुक गया था और उस वक्त मिस कर गया। जरा एक बार स्क्रीन पे डॉक्टर साहब लिखाइए अपोलो और उसकी 6,000 की कॉल 5964 पे डे हाई पे 10 डे में पार किया। कल की बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल को इसने अभी भी ओवरटेक किया है 5964। मेरे ख्याल से सुबह मैं बात करना 5926 से बात कर रहा था। मानस, क्या ये 20 डे की ट्रैजेक्टरी को पार करके इस बार 6150 के लिए प्रिपेयर कर रहा है? 60 पे कॉल ट्रेड कर रही है। मेरे ख्याल से आस्किंग प्राइस काफ़ी कम है। क्या सुबह बात हुई थी हमारी, फिर मैं मिस कर गया था उसके बाद? क्या 20 डे का ब्रीच जो कि ऑलमोस्ट स्ट्राइक करता हुआ लग रहा है पॉसिबल? फ्यूचर्स पे और ऑप्शंस पे आपका ठीक, आपकी रीडिंग क्या कहती है? जी, तो देखिए, मॉर्निंग में बात हुई थी और मैंने मेंशन किया था कि एक हायर बॉटम बना है और अगर ये 20 डे मूविंग एवरेज जो कि 5970 है उसके ऊपर निकलेगा तो कम से कम 6150 तक के भाव देखने को मिलेंगे। और अभी कुछ मिनटों पहले 5970 के लेवल्स ब्रीच हुए हैं। तो आप अगर ट्रेड लेना चाहें तो बिल्कुल लॉन्ग साइड पे ही ट्रेड लेना चाहिए। ऑप्शन के थ्रू ट्रेड ले रहे हैं तो सिंपल सा ट्रेड है। 6,000 वाला जो कॉल ऑप्शन है वहां पर आप एक ट्रेड ले लीजिए। 76 रुपीज के प्राइस चल रहे हैं। 54 रुपीज का इस ऑप्शन में आपको स्टॉप लॉस लगाना है, लेकिन ऊपर की तरफ 125 से 135 तक के स्तर इस ऑप्शन में आपको देखने को मिल सकता है। ये फिलहाल अपोलो हॉस्पिटल। फटाफट से आशीष चतुर्मोता से बातचीत होगी, फिर RVNL के दरअसल मैनेजमेंट भी हमारे साथ रूबरू होगा कुछ ही देर में। आशीष, बताइए इस समय आपका ट्रेड क्या रहेगा?
गुड आफ्टरनून हर्षदा, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र। तो मैं जो स्टॉक पसंद कर रहा हूँ वो पीएसयू बैंक्स का पूरा बास्केट में है, मुझे काफी पसंद आ रहा है। और इसमें जो कल का जो इवेंट हुआ जहां पर पे गवर्नमेंट ने आरबीआई ने 2,10,000 करोड़ का डिविडेंड गवर्नमेंट को दिया, ये बहुत ही पॉजिटिव है पूरे बैंकिंग बास्केट के लिए और स्पेसिफिकली पीएसयू बैंक्स के लिए। तो वहां पर पे मुझे लगता है एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक की हमारी टॉप पिक रहेगी और एज अ डिस्क्लोजर स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियो में भी बने हुए। बट इनमें से एक स्टॉक चुनना होगा तो मैं एसबीआई के साथ जाना चाहूंगा, जहां पर पे ऑलमोस्ट 16% की लोन ग्रोथ हमें देखने को नजर आई। हमने देखा है कि नेट इंटरेस्ट जो इनकम है वो भी करीब करीब 4.6% क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमें ग्रोथ यहाँ पर पे भी देखने को मिली। डिपॉजिट ग्रोथ में करीब 11% का जंप देखने को मिला, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं लोन टू डिपॉजिट रेशियो बढ़ गया है। और जो एनएनपीए के नंबर्स हैं वो बिलो 1% आए, ये बहुत ही कंफर्ट हमें दे रहे हैं। तो हमें लगता है कि 1.3 टाइम प्राइस टू बुक पे ये बैंक ट्रेड कर रहा है और हमें लगता है यहाँ से एटलीस्ट 1.7 टाइम प्राइस टू बुक एटलीस्ट एसबीआई जैसे क्वालिटी लार्ज पीएसयू बैंक के अंदर में देखने को मिल सकता है। तो हमें लगता है 900-920 की जो ट्रेजेक्ट्री है वो बहुत ही जल्द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के स्टॉक पे देखने को नजर आ सकती है। चलिए, तो एसबीआई में एक अच्छा खासा मौका देखने को मिलेगा और आज के बड़े इवेंट के चलते वैसे भी पीएसयू बैंक्स अच्छी तेजी में है। वैसे निफ्टी बैंक में अगले ट्रेड्स को हम बारीकी से डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले आरवीएनएल, क्योंकि मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ चुका है। ये एक बहुत ही तगड़ी ट्रैक पर स्टॉक चल रहा है। आप देखिए, बहुत ही जोरदार रिटर्न्स, एक महीने में 35%, इस साल करीब 100% और पिछले एक साल में देखेंगे तो 200% से ज़्यादा के रिटर्न्स। तो ये गाड़ी अच्छे से चल रही है, दौड़ रही है। हमारे साथ कंपनी के डायरेक्टर राजेश प्रसाद जुड़ गए। प्रसाद साहब, स्वागत है आपका एंड सॉरी टू कीप यू वेटिंग। ये क्वार्टर हमने देखा एक अच्छा परफॉर्मेंस वाला रहा है, जहां आपकी प्रॉफिटेबिलिटी, रेवेन्यू और एबिट लेवल में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। मार्जिन्स स्टेडी हैं, क्या ग्रोथ के आसार दिख रहे हैं गोइंग फॉरवर्ड? जितना शायद आपका प्रॉफिट और ऑपरेटिंग लेवल पर ग्रोथ है, क्या वो मार्जिन्स में आगे रिफ्लेक्ट हो सकती है? सबसे पहले हर्षदा सावंत जी एंड वीरेंद्र कुमार जी, नमस्कार। आपको याद होगा जो पिछले फाइनेंशियल ईयर 23-24 में जब मैं आपके चैनल में आया था तो आपने हमसे इसी तरह के क्वेश्चन किए थे, आउटलुक के बारे में बात किया था, मार्जिन के बारे में बात किया था। तो 23-24 में आपको याद होगा मैंने बताया था कि 21+ विल बी द टॉप लाइन। We are aiming for 21+, which we achieved. We are aiming for bottom line of 1400+. That has also been achieved. And हमने ये भी बताया था कि हमारा जो ऑर्डर बुक है वो हम 75,000 करोड़ का रखना चाहते हैं, एस्पिरेशनल 1 लाख करोड़ का। ये आपके चैनल में, आपके इंग्लिश और हिंदी दोनों चैनल में मैंने ये स्टेटमेंट दिया था। अब जब ये आपने इतने सारे क्वेश्चंस एक साथ कर दिए कि Q4 में आपका अच्छा रहा, आगे कैसा रहेगा, तो आप ऐसे देखिए कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है। कंपनी का जो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है वो ये है कि इट इज़ अ डेट फ्री कंपनी। ये नॉर्मली कोई किसी भी चैनल में हम लोग बात नहीं करते। इट इज़ अ टोटली डेट फ्री कंपनी। इट इज़ हैविंग इट्स ओन स्ट्रेंथ, लाइक काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें, लचीलापन है, फोकस्ड है। हमारे जो रिएक्शन टाइम्स होते हैं बड़े कम होते हैं। हमने एक रोल ट्रांजिशन किया है फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर टू कॉन्ट्रैक्टर। और देखिए, ये गवर्नमेंट कंपनी में ये इतना आसान नहीं होता है। पहला जो हमें कॉन्ट्रैक्ट मिला था वो 2021 में मिला था, अक्टूबर में, इंदौर मेट्रो का। और जो पहला ओवरसीज प्रोजेक्ट था जिसका कॉन्ट्रैक्ट हमने साइन किया था वो 2023 का जनवरी में था। हम ये दोनों प्रोजेक्ट्स के जो अभी रिजल्ट्स आए 23-24 में, आपको जान के ये थोड़ा आश्चर्य होगा कि इसमें हमारा जो मार्जिन आया ना 10.66% का इंदौर में आया और जो फर्स्ट ओवरसीज प्रोजेक्ट था उसमें 11% आया। ये मार्जिन थोड़ा मिक्स होगा। पहले आपको थोड़ा ये समय देना पड़ेगा, मुझे समझना पड़ेगा कि हमारे मार्जिन्स के मॉडल्स क्या हैं। जो पहले प्रोजेक्ट्स हमें नॉमिनेशन पे मिलते थे उसके फिक्स मार्जिन्स थे। फिर अब इंटरनेशनल और नेशनल जो बिड्स हम कर रहे हैं उसके मार्जिन्स अलग आएंगे, क्योंकि उसमें हर क्लाइंट्स, हर प्रोजेक्ट्स के अपने डिफरेंट चैलेंजेस होंगे। देन हमारे एसपीवी सारे कमीशन हो गए तो उसके डिविडेंड्स आएंगे। फिर हमने अभी कुछ एमओयू साइन करके प्रोजेक्ट्स लिया है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आने वाले क्वार्टर्स में भी हमारा प्रोजेक्शन अच्छा रहेगा। और आप एक सिंपल सा पैरामीटर देख लीजिए CAGR का। CAGR आप निकाल लीजिए, जो आपके जो 5-6 बेस्ट पैरामीटर्स होते हैं, मतलब जैसे नेटवर्थ हुआ, पैट हुआ, टॉप लाइन हुआ। एंड इफ यू सी दी CAGR
ये सब 16 to 20%। प्रॉफिट वाले जो हैं वो सब उस ग्रोथ में और जिस तरह की सिचुएशन अब तक आई है, एब्सोल्युटली नो डाउट। तो मैं आपसे वही पूछना चाहूंगी, फिर इस साल यानी कि FY24 में आपकी ऑर्डर बुक कहां पर आकर रुकी? कितने ऑर्डर्स आपने अप्रैल के इस महीने में बैक किए हैं, और रफली विजिबिलिटी फॉर 25 कितनी और जोरदार रहेगी, कंसीडरिंग सरकार भी कई सारे ऑर्डर्स के लिए अब आगे कुछ और टेंडर्स खोलेंगी, उसमें भी आप लोग अग्रेसिवली बिड करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे? देखिए, जो नॉमिनेशन के वर्क्स हैं वो तो अभी फिलहाल अभी तो नहीं मिलते हैं, तो अभी जो भी वर्क्स मिलेंगे हमें मार्केट से मिलेंगे। तो जो टॉप लाइन का अगर हम अपना जो प्रोजेक्शंस कर रहे हैं दैट इज अराउंड 23,000 करोड़ प्लस। बॉटम लाइन जो अभी पिछले साल का ग्रोथ था 15% का, हम यही चाहेंगे कि उसमें भी ग्रोथ 15% मिले। और जो ऑर्डर बुक की स्थिति आज के रेट में है वो करीब 85,000 करोड़ की है, और हमारा टारगेट है कि हम 1 लाख करोड़ के आंकड़े को टच करें। तो आप अगर ओवरऑल सिनेरियो देखेंगे तो कंपनी वो कर रही है, इसके अपने स्ट्रेंथ है, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, डेट फ्री है, और अब हम फॉरेन में भी बहुत सारे काम करना चाहते हैं। हमने अभी फॉरेन में 4 ऑफिसेस खोले हैं। साउथ अफ्रीका में देयर इज ए ब्रांच नेम्ड रेल इंफ्रा साउथ अफ्रीका ब्रांच। देन ओमान में अभी हमने खोला है रेल इंफ्रा मिडिल ईस्ट। राजेश जी यस प्लीज। हाँ, मैं उसी पे आता सर। दरअसल आज क्या है ना सर राजेश जी, कि आज समय का भाव इसलिए है क्योंकि बाजार बहुत तेज है, और ऑलमोस्ट अब हम 23,000 की दहलीज में जा रहे हैं सर। एक बार मैं निफ्टी पे चेक देता हूँ बस, उसके बाद आपके स्लॉट के आता हूँ। निफ्टी इस वक्त करीब 22,938 पे डे हाई की ट्रैजेक्टरी में। सर आपने ये बात की ना राजेश जी, जो ओवरसीज़ की, थोड़ा संक्षेप में रखिए प्लीज़ इस उत्तर को। एक तो जो आपके एफर्ट्स थे मिडिल ईस्ट में, कजाकिस्तान में, ये FY25 में जो ओवरसीज़ रेवेन्यूज़ है सर वो कितना कंट्रीब्यूट करेगा, एक प्रश्न ये। और दूसरा, आउट ऑफ आई थिंक ये जो 85,000 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक है, इसमें से रेलवेज से कितना है, और रेलवेज का कंट्रीब्यूशन और कितना बढ़ जाएगा, कंसिडरिंग वंदे भारत के आपको काफ़ी ऑर्डर मिले हैं, उसको देखते हुए? जो 85,000 का जो ऑर्डर बुक है, इसमें आप ऐसे इसको सेगमेंट करें कि हमें मार्केट से कितना मिला है, नॉमिनेशन में कितना मिला है। तो मार्केट से अगर आप देखेंगे तो ये 50% से थोड़ा कम होगा, और इस फाइनेंशियल ईयर में हो सकता है इसी क्वार्टर में ये जो मार्केट का जो नंबर है दैट विल एक्सीड द 50% मार्क। दिस इज नंबर 1। ओवरसीज प्रोजेक्ट से कितने आएंगे वो तो मैं इस तरह के नंबर्स नहीं बता सकता हूँ। ये आपको बता सकता हूँ कि FY23-24 में हम लोग बहुत ही नए हैं इस बिजनेस में, और 21 का पहला ऑर्डर हमें मिला था। हमारा जो टर्नओवर आया था ये करीब 2,500 करोड़ का आया था टर्नओवर, और जो FY23-24 में जो हम टर्नओवर का जो टारगेट कर रहे हैं ये हम करीब 6,000 करोड़ का करेंगे आउट ऑफ 23,000। सी, ये कोई भी प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल अगर आप देखेंगे तो ये 3 से 5 साल का होता है, तो जो मैच्योर करता है वो मैच्योर करने में थोड़ा टाइम लगता है। बट वी आर वेरी हैप्पी टू इन्फॉर्म कि इंदौर मेट्रो जो था मेरा पहला बिल्डिंग का प्रोजेक्ट, वो हमने 1.5 साल में उसको राइट फ्रॉम द कंसेप्ट, डिजाइन और ट्रायल कर दिया, विच बिकेम द फास्टेस्ट मेट्रो इन द कंट्री। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमारे पास जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स का जो सॉल्व करने का तरीका वो टेक्निकली करते हैं। और देखिए, मैं इतना बता सकता हूँ अपने व्यूअर्स को, आज तो बुद्ध पूर्णिमा का दिन है और छुट्टी का भी दिन है, और इस अवसर पे मैं सब लोगों को विश करना चाहूँगा थ्रू योर स्टीम टीवी चैनल कि ये कंपनी का जो बेसिकली जो प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, और जो बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन, जो टर्न की प्रोजेक्ट्स की इम्प्लीमेंटेशन करने की जो कैपेसिटी है वो बहुत ही यूनिक है, और टेक्निकल प्रॉब्लम्स को आप टेक्निकली सॉल्व कर सकते हैं। दैट इज द सक्सेस सिस्टम इस कंपनी। सर बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। अभी आई थिंक आपके एक दो सवालों पे मैं और सवाल पूछता, लेकिन सर अब समय का अभाव है, आज यकीन मानिए, और मार्केट से डे हाई। बहुत बहुत शुक्रिया सर, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस क्वार्टर। आपसे फिर मुलाकात होगी जब हम अर्निंग से बातचीत करेंगे, अगली अर्निंग से बातचीत करेंगे। 22,908 का स्तर यहाँ पे है। रिलायंस ने अभी एक स्विंग जनरेट किया था, 2967 पे आके ट्रेड कर रहा था। अभी जो हमने वो अपोलो की बात की थी ना, अपोलो ऑलमोस्ट 5990, ऑलमोस्ट 6,000 स्ट्राइक करके आया। तो ट्रेड्स अगर आप देखें तो यहाँ पर बहुत अच्छे मिले हैं। आशीष, रेलवे स्पेस में आरवीएनएल को अभी आप सुन रहे थे, देन IRFC, सबने स्ट्रॉन्ग काफ़ी मूव दिए। रेलवे में आप लोगों ने अपने PMS में एक्सपोजर किसके जरिए लिया हुआ है? आपके PMS में कौन कौन से स्टॉक्स इंक्लूडेड हैं?
बिल्कुल। तो वीरेंद्र, आपको याद होगा हमने 6-7 महीने पहले इन पे काफी डिस्कशन भी किया। तब हमने टीटागढ़, आरवीएनएल, रेलटेल और इरकॉन जैसे स्टॉक्स पे काफी चर्चा भी की। और अभी आप देखें तो इस समय पे हमारे पोर्टफोलियो में टीटागढ़ वैगन और आरवीएनएल, ये दोनों ही पोर्टफोलियो में हमारे पोर्टफोलियो में बने हुए हैं एज अ डिस्क्लोजर। अब जहां तक कि आरवीएनएल की अभी आप बात करें तो जैसे भी मैनेजमेंट बात कर रहा था कि 85,000 से ऑर्डर बुक एक्सपेक्टेड है, शायद 1 लाख करोड़ की भी ऑर्डर बुक देखने को मिल सकती है, जो कम से कम 5 टाइम्स बुक टू बिल रेशियो यानी रेवेन्यू विजिबिलिटी हमें दिखाती है। सेकंड, हमें देखना है कि जिस तरह से गवर्नमेंट ने 2,40,000 करोड़ के ऊपर का केपेक्स रेलवे के अंदर में किया और आने वाले समय में केपेक्स और बढ़ने वाला है, तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू विजिबिलिटी आरवीएनएल जैसी कंपनी के लिए बनेगी। और खास तौर पे मिडिल ईस्ट में जो अब एक्सपोजर लेने जा रहे हैं, तो ये हमें लगता है कि जो टॉप लाइन ग्रोथ है ये एटलीस्ट 20% से आपको कंपाउंडिंग ग्रोथ यहाँ पर पे देखने को नजर आएगी। तो मेरे हिसाब से एक बढ़िया टेक्टिकल एलोकेशन है आरवीएनएल। टीटागढ़ वैगन में हमने देखा है कि 1000 वैगन का मंथली प्रोडक्शन का नंबर टीटागढ़ वैगन ने क्रॉस कर चुका है। तो यहाँ पे भी मुझे लगता है कि कंपनी की ऑपरेटिंग लीवरेज काफी अच्छी आ रही है और टीटागढ़ वैगन भी 1500 से 1600 की ट्रेजेक्टरी में बढ़ता हुआ स्टॉक मुझे नजर आता है। तो टीटागढ़ वैगन और आरवीएनएल, ये 2 स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में है रेलवे थीम के अंदर। और वहाँ पर एक अच्छा खासा अब तक परफॉर्मेंस रहा है और उम्मीद है कि वो परफॉर्मेंस जारी रहेगा, स्पेशली आरवीएनएल का मैनेजमेंट जिस तरह से उल्लेख कर रहा था। अच्छा, एक और पॉकेट, क्योंकि हमने वो पीएसयूज की बात शुरू कर ही दी है, तो ये जो डिफेंस कंपनियां हैं और स्पेशली शिप बिल्डिंग स्पेस में, आज गॉर्डन रीच शिपयार्ड के नंबर्स के बाद वो स्टॉक 19% तक का इजाफा दिखा चुका है। कोची शिपयार्ड, मजगांव डॉक जैसे प्लेयर्स जो हार्डकोर नेवी ऑर्डर्स पर कंपनियां काम कर रही हैं आजकल, वहां पर क्या एक अपॉर्चुनिटी है रुचित इन डबल डिजिट मूव्स के बाद? इनफैक्ट मजगांव डॉक सबसे कम मूव किया है आज 9% के गेन्स लेके। तो अर्षद जी, आप देखेंगे तो ये आज सिर्फ एक दिन की तेजी नहीं है। मजगांव डॉक, जीआरएसी, ये सब पिछले एक हफ्ते से एक अच्छा मोमेंटम में है। इनफैक्ट मजगांव डॉक 14-15 तारीख के आसपास ये स्टॉक 2200 के आसपास ट्रेड कर रहा था, जहां से अब ऑलमोस्ट 3200 हो चुका है। तो फ्रेश बाइंग के लिए स्टॉप लॉसेस काफी बड़े और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है। सो बट डेफिनेटली ट्रेंड काफी स्ट्रॉन्ग है। तो काफी बार होता है कि जब ओवरबॉट सेटअप्स होते हैं तो ओवरबॉट सेटअप्स में भी ये अप मूव कंटिन्यू कर सकते हैं। इसीलिए अगर किनकी एग्जिस्टिंग पोजीशन है लो लेवल्स पे ली हुई है तो आई थिंक उन्हें ये ट्रेंड राइड करना चाहिए। बट फ्रेश बाइंग अगर कभी इंटरमीडिएट डिप्स आते हैं तो डिक्लाइंस पे मौके ढूंढने चाहिए रादर देन अभी चेस करने से बेटर। ओके, तो इंट्राडे डिप्स का इंतजार करें और इस समय इस तेजी में चेज ना करें। वायदे बाजार का एक स्टॉक जो अब रेडार पर रहेगा, इंटरग्लोब एविएशन, कंसिडरिंग नंबर्स आने वाले हैं। प्री नंबर्स 1% ऊपर है, ओआई एडिशन जोरदार है करीब 8-9% का। सचिन, कोई ट्रेड दिख रहा है आपको? इंडिगो में मुझे लग रहा है एक अच्छा फ्लैग पैटर्न फॉर्मेशन है। कहीं पर भी इतनी बड़ी तेजी के बाद भी नेगेटिव डाइवर्जेंस नहीं है इसके आरएसआई पे, ना ही डेली या फिर वीकली। तो आई थिंक ये ट्रेंड मोमेंटम जो नजर आ रहा है वो कंटिन्यू रहना चाहिए। इमीडिएट बेसिस पे काफी स्ट्रॉन्ग राइटिंग यहाँ पर 4000 लेवल के आसपास नजर आई थी। उसके बाद थोड़ा सा ये सपोर्ट बेस एलिवेट हो चुका है 4200 के आसपास। तो मुझे लग रहा है मेजर ट्रेंड में डिस्टॉर्शन तभी होगा जब 4200 का लेवल टूट जाता है। तो एंड जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है 4650 तक की हेडरूम अभी भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो अगर किसी की एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है तो बने रहने की सलाह होगी 4340 के टारगेट स्टॉप लॉस के साथ। ओके, इंटरग्लोब एविएशन नंबर से पहले आपकी टेक्निकल प्रतिक्रिया इस पर। अभी काम करते हैं, प्रशांत सावंत जी को इस कार्यक्रम में जोड़ते हैं। प्रशांत जुड़ चुके हैं इस पैनल में। प्रशांत नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। प्रशांत, आपका ट्रेड इस वक्त का? जी गुरु जी, गुड आफ्टरनून। अर्चना जी, गुड आफ्टरनून। यहाँ पे भारतीय एयरटेल में एक वॉल्यूम बैक ब्रेकआउट नजर आ रहा है और करीबन 1370 के ऊपर प्राइस सस्टेन कर रही है। तो मेरी इसी में बाय की रिकमेंडेशन होगी और स्टॉप लॉस रखेंगे 1355, 1355 और यहाँ से मैं टारगेट स्ट्रेट 1400, 1400 तक के देख रहा हूँ। ओके, तो ये फिलहाल भारतीय एयरटेल में एक अपॉर्चुनिटी 1400 की तैयारी करता हुआ, ऑफ कोर्स भारतीय के नंबर्स के बाद एक अच्छा खासा इजाफा देखने को मिला है। अच्छा, कुछ ही देर में हम 4 का चौका लेने वाले हैं, तो प्रशांत सस्ता ऑप्शन की तैयारी करके रखिएगा। सचिन, एफएनओ सुपरस्टार के लिए मैं आपके पास आऊंगी। मानस, चार्ट का चमत्कार आपके जिम्मे है। मिड कैप फंडा आशीष चतुर्मोता आपसे लेंगे, इन ट्रेड्स पर आएंगे। लेकिन आपको दिखाते हैं अब सेंसेक्स, क्योंकि सेंसेक्स भी आज फिर 75,000 और 75,225 के आसपास इस समय ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है।
आज की तेजी के पीछे ऑफ कोर्स मार्केट का ओवरऑल मोमेंटम है, लेकिन साथ ही कल सेंसेक्स में बड़े बदलाव का ऐलान होने वाला है। BSE 100 इंडेक्स में भी कुछ बड़े बदलाव होते हुए दिखाई देंगे, लेकिन इंडेक्स पर फोकस करते हैं। किसकी एंट्री होगी और किसका एग्जिट, ये जानना बेहद जरूरी है और यतिन हमारे साथ है यही बताने के लिए। यतिन, तो जहाँ तक कि मार्केट्स का सवाल है, सेंसेक्स की रीबैलेंसिंग काफ़ी अहम रहती है और कल यानी शुक्रवार को सेंसेक्स 30 के समूह में बदलाव होने की अनाउंसमेंट आ सकती है एक्सचेंजेस की तरफ से। IIFL अल्टरनेटिव रिसर्च के हिसाब से दो स्टॉक्स पे फोकस रहना चाहिए। सबसे पहले अदानी एंटरप्राइजेस, जो एक सेंसेक्स 30 इंक्लूजन कैंडिडेट है, और अगर अदानी एंटरप्राइज का शेयर ऐड होता है सेंसेक्स 30 में तो लगभग 980 करोड़ से थोड़े ज़्यादा की बाइंग आपको देखने को मिल सकती है। रीबैलेंसिंग जो है अगले महीने 26 जून को होने वाला है, तो एक महीने के कार्यकाल में ये बाइंग होनी है। ऑब्वियसली जहाँ तक कि एग्जिट का सवाल है, विप्रो का शेयर आप बाहर जाते हुए देख सकते हैं सेंसेक्स 30 समूह से, और कहीं ना कहीं यहाँ लगभग 500 करोड़ रुपए के आसपास की सेलिंग आपको आती हुई नज़र पड़ सकती है। जहाँ तक कि BSE 100 का सवाल है, यहाँ भी काफ़ी अहम चेंजेस होने वाले हैं। अदानी ग्रुप की दूसरी कंपनियां जैसे अदानी पावर, अदानी ट्रांसमिशन और रिलायंस जियो पे फोकस रहेगा, क्योंकि ये वो सारे इंक्लूजन कैंडिडेट्स हैं जो BSE 100 में शामिल किए जा सकते हैं। ऑब्वियसली जहाँ तक कि एग्जिट्स का सवाल है, जुबलिन फूडवर्क्स जैसे स्टॉक्स को जो है बाहर निकाला जा सकता है। सरकारी कंपनी REC जो है वो BSE 100 का हिस्सा हो सकती है, और उसके सामने जी एंटरटेनमेंट और पेज इंडस्ट्री जैसे काउंटर जो है वो बाहर जा सकते हैं। ओके, तो कई सारे चेंजेस BSE 100 में भी देखने को मिलेंगे, लेकिन ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट रहेगा वो सेंसेक्स के बदलाव। और जैसे यतिन कह रहे थे कि वो अदानी ग्रुप स्टॉक्स पर नजरें रहनी चाहिए। आशीष, ये एक पूरा पॉकेट है जहां पर आज काफी तेजी देखने को मिली, चाहे वो एंटरप्राइजेस हो, पोर्ट हो। इस स्पेस में कंस्ट्रिंग ये बदलाव आगे कल ऐलान हो सकते हैं। आप कितना एक्सपोजर रखने के पक्ष में हैं या बढ़ाना चाहेंगे? आशीष, शायद आप म्यूट पर हैं। हर्षदा, यहाँ पर हम जो दो स्टॉक है जिनके ऊपर हम काफी फोकस रखते हैं, और अभी तो खैर हमारी पोजीशंस नहीं है, बट जिन पे थोड़ा हमारा एक पॉजिटिव बायस हमेशा बना रहता है वो है अडानी पोर्ट्स और अडानी पावर, क्योंकि दोनों ही ऐसी थीम है जहां पर हमें लगता है स्ट्रक्चरल ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हमें नजर आती है। खासतौर पर अडानी पावर के अंदर में, जहां पर पे कंटिन्यूसली पावर में जो एडिशन ये कंपनी कर रही है, ये बहुत ही बढ़िया सिग्नल्स है, क्योंकि हम समझते हैं कि जो पावर डिमांड है वो करीब 7 से 8% के लेवल पे ग्रो करेगी, और जिसके चलते हमें लगता है कि हम अडानी पावर भी अपनी कैपेसिटीज को बहुत ही सिग्निफिकेंटली बढ़ा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अडानी पावर एक बहुत ही बढ़िया प्ले हो सकता है इस पूरी थीम को प्ले करने के लिए, और जहां हमारा मानना है 800 साढ़े 800 तक की एक मूव्स आपको शॉर्ट टू मीडियम टर्म में देखने को नजर आ सकते हैं। तो इस पूरे स्पेस में अडानी पावर हमारी पहली पिक रहेगी, और सेकंड मुझे लगता है अडानी पोर्ट्स पर ध्यान देना चाहिए, जहां पर पे वॉल्यूम ग्रोथ काफी स्ट्रांग आ रही है, और हमें लगता है ये स्टॉक भी 1700 की ट्रेजेक्टरी में जाता हुआ हमें नजर आता है। अदानी पोर्ट पर एक नजरें रखिएगा, और अदानी एंटरप्राइजेज वो भी एक बड़ा मूवर है ऑफ कोर्स, उस इंक्लूजन के अपडेट के चलते दोनों में ही बहुत बड़ा मूव इस समय आता हुआ। चार का चौका शुरू करें फिर। प्रशांत बताइए सस्ता ऑप्शन। तो हर्षा जी, सस्ता ऑप्शन के लिए मैं ऑटो सेक्टर को चुनना चाहूंगा। ये सेक्टर मेटल्स के साथ एक अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। यहाँ पे TVS मोटर्स मुझे एक अच्छा सेटअप नजर आ रहा है, और इसकी जो 2160 स्ट्राइक प्राइस की कॉल ऑप्शन है, करीबन 40 के आसपास चल रही है। यहाँ पे 27 का स्टॉप लॉस 27, और टारगेट होंगे 60 और टारगेट 270। 60 का कॉल लेकर चलें तो ये 60 और 70 की तरफ बढ़ सकता है एट 41। ये इस समय ट्रेड आप लेंगे। ये है पहला ट्रेड, सस्ता ऑप्शन। सचिन बताइए FNO सुपरस्टार। हर्षदा, मुझे लग रहा है यहाँ पर फोकस में रखना है NBFCs को ही, एंड वहाँ पर श्रीराम फाइनेंस में एक अच्छा कंसोलिडेशन बेस नजर आया है। पिछले 4 दिनों से इसी पर्टिकुलर लेवल के आसपास ये कंसोलिडेट हुआ है। जिस तरीके से एक पॉजिटिव क्रॉसओवर है इसके डेली RSI में, तो मुझे लग रहा है जल्दी इस पर्टिकुलर कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट वाली मूव इवॉल्व होगी। स्ट्रक्चर के लिहाज से 2500 तक की हेडरूम यहाँ पर नजर आ रही है। ट्रेडिंग स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 2370 के आसपास लगाना है, एंड खरीदारी करनी है श्रीराम फाइनेंस के फ्यूचर्स में 2500 के टारगेट के लिए। 2500 के टारगेट के लिए श्रीराम फाइनेंस में एक मौका, तो ये भी देखिए तेजी वाला ट्रेड। और
सचिन साफ है इस बात को लेकर कि देखिए जहां मोमेंटम है उसी में रहिए, एनबीएफसीज में पूरा फ्लेवर खरीदारी का साफ बनता दिखाई दे रहा है। मानस, आपकी बारी, बताइए चार्ट का चमत्कार। देखिए, अदानी पोर्ट पे अभी भी खरीदारी करने के मौके दिखते हैं, क्योंकि ये अब एक फ्रेश ब्रेकआउट की तरफ चला गया है। मेरे ख्याल से यहाँ से भी अगर हम पोजिशनल बेस बात करें तो शायद 150 रुपए तक का मूव देखने को मिलेगा। ट्रेडिंग के तौर पे करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए, 1399 का स्टॉप लॉस लगाइए और टारगेट 1490 1490 के सेट करिए। ऑप्शन में अगर ट्रेड लेना चाहें तो 1440 का कॉल ऑप्शन जो 28 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वो 14 रुपीज के स्टॉप लॉस से वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं और इस ऑप्शन में 1440 के कॉल ऑप्शन में 50 रुपए के टारगेट सेट कर सकते हैं। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए अदानी पोर्ट पर एक पर्सपेक्टिव आता हुआ 1440 का कॉल लेकर चलेंगे या फिर 1490 के टारगेट के लिए तेजी कर सकते हैं आप सीधे तौर पर। आशीष, अब आपकी बारी, मिड कैप फंडा। तो यहाँ पर हर्षदा हम जाना चाहेंगे एनबीसीसी इंडिया के साथ, और एनबीसीसी पे पहले डिस्क्लोजर होगा कि स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में, और एक नवरत्न पीएसयू कंपनी है जो कि बेसिकली जिसको सेंटर और स्टेट दोनों से ही जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी के ऑर्डर्स मिलते हैं, और ये ऑर्डर्स जनरली नॉमिनेशन बेसिस पे आते हैं, ना कि कॉम्पिटिटिव बिडिंग के। तो हमें लगता है कि ये कंपनी बहुत ही अच्छे एक ऑर्डर बुक के साथ बैठी है। ऑलमोस्ट 45,000 करोड़ की ऑर्डर बुक इस कंपनी के पास में है, और जो कि करीब करीब करंट टॉप लाइन के सामने 5 टाइम्स हायर है। तो एक अच्छी स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू विजिबिलिटी हमें यहाँ पर नजर आती है। और ये जो टोटल ऑर्डर बुक है इसमें से 49% करीब पीएमसी यानी कि जो रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है वहां से आ रही है, और बाकी जो है वो रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट है, ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तो हमें लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू विजिबिलिटी इस कंपनी के अंदर में बनी हुई है, और इस समय पे कंपनी के पास और भी हमारा मानना है कि जो 20,000 करोड़ की ऑर्डर्स जो है वो अभी एग्जीक्यूशन के अंदर में, और ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ के ऑर्डर ऐसे जो टेंडरिंग फेज के अंदर पे इस समय पे देखने को नजर आ रहा है। तो ऑल इन ऑल हमें लगता है कि ये कंपनी एक स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर पुश के चलते एक अपसाइड दिखाएगी। टेक्निकली में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर पे एक अच्छा कंसोलिडेशन एनबीसीसी के अंदर में हुआ है, जिसकी वजह से 144 पे एक अच्छा बेस बन चुका है। अगर से बेस स्टॉक होल्ड करता है तो मेरा मानना है 180 185 के जो पुराने ऑल टाइम हाई के जोन है वो स्टॉक इवेंचुअली क्रॉस करता हुआ नजर आएगा। ओके, तो एनबीसीसी में एक अपॉर्चुनिटी, देखिए पीएसयूज में कई सारे मौके हैं और उसमें से एक एनबीसीसी है। चलिए फटाफट से मैं सारे ट्रेड्स आपके सामने रख रही हूँ। प्रशांत ने कहा टीवीएस मोटर का कॉल 2160 वाला लीजिए। इनका 41 के आसपास रिकमेंडेशन आया था, अब 46 पर ट्रेड कर रहा है ये। 60 to 70 के टारगेट्स रहेंगे। दूसरी ओर श्रीराम फाइनेंस 2500 के लिए एक मौका सचिदानंद ने पिक किया है, 2370 स्टॉप लॉस रहेगा। मानस कह रहे हैं अदानी पोर्ट 4090 के लिए तेजी कीजिएगा, यहाँ पर वो स्टॉप लॉस का लेवल होगा 1399 का। और साथ ही अब एनबीसीसी का जिक्र जो आशीष ने किया है। आशीष, हम कुछ देर पहले आईटीसी डिस्कस कर रहे थे नंबर्स पर, नतीजे एक तरफ और डीमर्जर दूसरी तरफ। अब आईटीसी का मैनेजमेंट कह रहा है कि होटल कारोबार के डीमर्जर पर बातचीत होगी, शेयरधारकों से मंजूरी लेने के लिए वो जून 6 को आएंगे। तो वो एक डेस्टिन डेट है जून 6 की। ये क्या एक बड़ा वैल्यू अनलॉकिंग का प्रपोजल होगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि होटल बिजनेस में क्या पोटेंशियल है, इंडियन होटल्स ने किस तरह से परफॉर्म करके दिया है। जब आईटीसी ऐसा करेगा, ये कितनी बड़ी वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है एक शेयर धारक के लिए, और क्या 443 पर आप नया ट्रेड लेंगे? नहीं, बिल्कुल। देखिए इंडियन होटल में जिस तरह से आप देख रहे हैं कि कितने हाई ईवी एबिटा पे अब ये ट्रेड कर रहे हैं, ये क्लियरली एक बहुत बड़ी वैल्यू अनलॉकिंग होगी आईटीसी के लिए, क्योंकि जहां पर पे होटल बिजनेस का जैसे डीमर्ज आप करते हैं तो एक बड़ा ईवी एबिटा का मल्टीपल अगेन आईटीसी होटल्स को मिलेगा, जिसका बेनिफिट इवेंचुअली आईटीसी को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल, और एफएमसीजी के अंदर में भी हम इन जनरल भी अब देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक लंबे समय के अंडर परफॉर्मेंस के बाद अब कुछ एक साइंस ऑफ रिकवरी आ रहे हैं। और जैसे अब हम मानते हैं कि मानसून जो है वो भी एक सपोर्ट अब इस बार करेगा, जिसके चलते डबल डिजिट ग्रोथ काफी एग्रोकेमिकल कंपनीज में एक्सपेक्ट की जा रही है, एफएमसीजी कंपनीज के अंदर में की जा रही है, उसका भी बेनिफिट आईटीसी को मिलेगा। तो जिसके चलते मेरा मानना है कि 420 430 पे एक बहुत ही बढ़िया बेस लंबे समय पर आईटीसी ने बना लिया है, और इसको ध्यान में रखते हुए मेरा मानना है कि इवेंचुअली स्टॉक अपने पुराने ऑल टाइम हाई को जो कि 480-90 के आसपास बना है, उसको डिसाइसिवली क्रॉस आने वाले 3 से 4 महीनों के अंदर में करता हुआ नजर आएगा। ओके, तो आईटीसी में एक इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव यहाँ पर आता हुआ, और ये एक आउट परफॉर्मर रह सकता है, याद रखिएगा। 23 में एक अच्छा रन दिखाया इसने, अच्छे रिटर्न्स बने।
फिर अब थोड़ा सा शांत हुआ है तो शायद एक मौका आपको फिर दे रहा है। चलिए अब यहाँ पर कुछ और ट्रेड्स मैप करने की कोशिश करते हैं। एक तो LNT स्क्रीन पर रखते हैं। LNT में एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है। अमित, ये एक स्टॉक है जो हमने तेजी अच्छे से पकड़ी है, एंजॉय की है, लेकिन करंट लेवल्स पर 3579 पर अगर कोई खरीदता है, कितने अपसाइड की गुंजाइश है? जी मैम, इनफैक्ट LNT मॉर्निंग में 3520 पे चार्ट के चमत्कार में मैंने रिकमेंड किया था। काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, स्टॉक ने अपने सारे मूविंग एवरेजेस रीगेन कर लिए हैं। मुझे लगता है ये तेजी लगभग 3650 3700 तक भी इसको लेके जा सकती है। स्टॉप लॉस यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे 3520 का। ओके, तो 3520 का स्टॉप लॉस आप थोड़ा सा रिवाइज करें और इस ट्रेड के साथ बने रहें, होल्ड कीजिएगा इस पर्टिकुलर काउंटर को। अच्छा, बाय द वे, हिंडाल्को आज का टॉप लूजर ज़रूर है, लेकिन इस समय निचले लेवल से यहाँ पर भी कुछ रिकवरी आती हुई साफ देखने को मिल रही है। कल नंबर्स आने वाले, ध्यान रखिएगा, इस पर आगे बातचीत होगी। कुछ और स्टॉक्स जो थोड़े से मोमेंटम में अब देखे जा रहे हैं। सीमेंट कंपनी, और सीमेंट पर हम पहले भी बात कर रहे थे जब रुचित ने मेंशन किया था अल्ट्राटेक के साथ साथ आप ग्रासिम देखिए, वहां पर भी थोड़ी बहुत हरकत आना शुरू हो चुकी है। आशीष, सीमेंट कंपनियों में इस समय किस तरह का एक्सपोजर आप लोगों का है? देखिए, तो इसमें हमने सीमेंट के बजाय हमने काफी ऐसे जो इंफ्रा रिलेटेड थीम है उसके ऊपर फोकस किया, क्योंकि वहां हमारा मानना है कि वॉल्यूम ग्रोथ काफी स्ट्रांग आ रही है। जैसे कि वायर्स एंड केबल्स का जो सेगमेंट है वो एक बहुत ही बढ़िया प्रॉक्सी है पूरे रियल स्टेट इंफ्रा केपेक्स मैन्युफैक्चरिंग को प्ले करने के लिए। तो डायरेक्टली हमने एक्सपोजर सीमेंट को अवॉइड किया है और हमने जो दूसरी प्रॉक्सी थीम है उस पर पोजिशनिंग बनाई है, चाहे वो पॉलीकैप, KEI या अपार इंडस्ट्रीज जैसे स्टॉक, इन सभी स्टॉक्स पे हमारी पोजीशंस बनी हुई है। ACC में भी एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी साफ बनती दिखाई दे रही है। अच्छा, बाय द वे, आप लेकर आइए एक स्टॉक वोल्टास का। वोल्टास इस पर्सपेक्टिव से भी आपने देखना है कि आज दोपहर में ही हमारी टीम दिल्ली के जो पारा चढ़ रहा है उसका जिक्र कर रही थी। ऑफ कोर्स वहाँ पर दिल्ली सरकार ने कहा है कि इलेक्ट्रिसिटी के दाम नहीं बढ़ेंगे, लेकिन डिमांड इन स्टॉक्स की एटलीस्ट स्टॉक मार्केट में तो दिख ही रही है। आई थिंक कल ही सिम्फनी का जिक्र गौरांग शाह भी कर रहे थे। रुचित, वोल्टास 3% ऊपर, और OI एडिशन आपने नोटिस किया होगा करीब 6-6.25% तक बढ़ चुका है। लॉन्ग जोड़ा है या जोड़ने की कुछ कोशिश? जी बिल्कुल, F&O में लॉन्ग फॉर्मेशन हुआ और इम्पोर्टेंटली स्टॉक का पिछले कुछ दिनों में ऑलरेडी एक करेक्शन होकर 40 दिन के EMA पे सपोर्ट स्टॉक में बना है। सो आई थिंक एटलीस्ट एक पुलबैक ट्रेड, प्रीवियस हाइस तक नहीं बट 1400 रुपए तक एक पुलबैक मूव, जहाँ पे जो रीसेंट गैप एरिया है वो भी पूरा फिल हो जाएगा, वहां तक आप मूव स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जस्ट अगर शॉर्ट टर्म के 1 से 2 दिन के ट्रेड लेने तो स्टॉक में करंट लेवल्स पे खरीदारी कर सकते हैं। 1300 के नीचे के स्टॉप लॉस रहेंगे और 1400 1410 के आसपास के टारगेट्स रहेंगे। ओके, तो वोल्टास में एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी साफ बनती दिखाई दे रही है। मानस, आपको भी क्या पसंद आ रहा है वोल्टास ब्लू स्टार वाला ट्रेड इस समय? हेवल्स आल्सो? जी, तो देखिए वोल्टास डेफिनेटली अच्छा लग रहा है और ये रिकमेंडेशन हमने अपने क्लाइंट्स को भी दिया है। एक क्लियर कट ब्रेकआउट इंट्राडे चार्ट पे देखने को मिला है, 20-डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। तो वो जो गैप है, आई थिंक उस गैप को फिल करने की कोशिश करेगा स्टॉक। 1400 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉप लॉसेस 1314 1314 के नीचे लगाइए। ओके, वोल्टास पे आपका ये व्यू। इस बीच एक दो काउंटर्स और लेते हैं जो कि अच्छा मूव दे रहे हैं। डाक्टर साहब, एक बार स्क्रीन पे लेके आइएगा जरा आप एक बार फिर से निफ्टी मेटल इंडेक्स डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। लुक एट टाटा स्टील, लेके आइए एक बार स्क्रीन पे जरा, इसको देखते हैं। और ये देखिए 9928 पे दिन की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पर आके ट्रेड करता हुआ। एक बस यहाँ पे ट्रेड लेता हूँ, फिर चलते हैं अर्निंग्स के लिए आशीष के पास। आपका व्यू अमित, टाटा स्टील पे या फिर कोई और मेटल स्टॉक इस वक्त? जी वीरेन जी, नजर टाटा स्टील पे ही है। टाटा स्टील ने 2 दिन पहले 170 के लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया था और उस दिन वॉल्यूम्स भी काफी अच्छे थे। कल के सत्र में थोड़ा सा रेस्ट किया इसने और आज वापस हम एक अपसाइड मोमेंटम देख रहे हैं। यहाँ पे एक वैलिड ब्रेकआउट है, तो टाटा स्टील में पोजीशन बनाई जा सकती है। थोड़ा पोजिशनल व्यू रहेगा। 170 का स्टॉप लॉस और 185 के टारगेट्स के लिए टाटा स्टील। जी हाँ, मेटल्स, टाटा स्टील शानदार तेजी। लेकिन अब एक काम करते हैं, यहाँ पर बात करते हैं नंबर्स की एक्सपेक्टेशन को लेकर। NTPC और हिंडाल्को
नंबर्स की एक्सपेक्टेशन क्या है? एक पावर, एक मेटल। आशीष मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त। आशीष, इस बार एनटीपीसी हिंडाल्को क्या एक्सपेक्टेशन है? एनटीपीसी और हिंडाल्को आपने दोनों पूछे ना? ओके, तो पहले हिंडाल्को की बात कर लेता हूँ। देखिए, इन जो रिजल्ट्स प्रीव्यू की रिपोर्ट्स आई थी अपने पास ब्रोकरेजेस की, उसमें पहले मेंशन था कि इस बार एक्सपेक्टेड है कि नोवेलिस अच्छा परफॉर्म करेगा, वॉल्यूम्स हायर होंगे और इबीटा पर टन की जो गाइडेंस है $525 प्रति टन की, वो अचीव करेगा। नोवेलिस के नंबर्स अब आ चुके हैं और अच्छे नंबर्स थे। एक मिनट रोकिएगा इस प्लेट को। एडजस्टेड इबीटा 28% साल दर साल बढ़ा और वो जो कह रहे थे ना $525 प्रति टन अचीव करेगा, $540 प्रति टन पे वो नंबर आया है इबीटा पर टन। तो नोवेलिस दरअसल एक्सपेक्टेशन से बेहतर नंबर्स परफॉर्म कर गए। अब ये ध्यान रखिएगा, तो ब्रोकरेजेस रिपोर्ट्स लगाई थी तो उनका कुल नोवेलिस को मिला के जो परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशन थी, अब वो स्क्रीन पे रखता हूं। अच्छा, एक्सपेक्टेड है बेकरी के फ्रंट पे थोड़ा सा पस्त, तो दो ब्रोकरेजेस दिग्गज आपकी स्क्रीन पर हैं। आप एक्सपेक्ट करिए साल दर साल थोड़ा सा सेल्स का फ्रंट पे ठंडा पड़ेगा ऑपरेशनली, लेकिन परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। 20 से 28% के आसपास इबीटा में उछाल होगा। 9.5% के लास्ट Q4 में लास्ट ईयर मार्जिन्स थे, बढ़ के 12-12.5% की ट्रेजेक्टरी पर आएंगे, तो मार्जिन्स बढ़िया एक्सपैंड हो रहे होंगे और इसीलिए मुनाफे में भी बढ़िया 25-30% के आसपास का जंप होगा। अब इस तरह का परफॉर्मेंस होगा क्यों? इसके दोनों सेगमेंट्स, एल्यूमिनियम के इबीटा सॉलिड होंगे प्राइमरीली क्योंकि खर्च कम हुए, लोअर कॉस्ट के चलते। कॉपर के इबीटा अच्छे इसलिए होंगे क्योंकि कॉपर कंसंट्रेट के प्राइसेस जो हैं वो रेजिलिएंट हैं, गिर नहीं रहे, मजबूत आपको नजर आएंगे। तो इसीलिए दोनों सेगमेंट जब अच्छा कर रहे होंगे तो ऑपरेशनली परफॉर्मेंस बेहतर होगी। अच्छा, इंपॉर्टेंट होगा, ये कंपनी बहुत एग्रेसिव केपेक्स कर रही है, मल्टीपल केपेक्स है, उसके कमिश्निंग के टाइमलाइंस अपने को इंपॉर्टेंट है जानना। और दूसरा, डोमेस्टिक एल्यूमिनियम डिमांड को लेकर मैनेजमेंट क्या गाइड कर रहा है और किस तरह की हेज्ड पोजीशंस खड़ी हुई हैं, तब पता चलेगा दरअसल बढ़ती कीमतों का कितना फायदा उठा पा रहे हैं। अब दूसरी रिजल्ट, एनटीपीसी अनुमान कहता है आय में 8-8.5-9% के आसपास साल दर साल उछाल देखने को मिलेगा। एनटीपीसी ने इस Q4 जिसको अपन रिव्यू कर रहे हैं 1544 मेगावाट्स के प्रोजेक्ट्स कमीशन करे। इबीटा में 18.5% का जंप, तो आय 8-9%, इबीटा 18.5%, यानी कि मार्जिन्स एक्सपैंड हो रहे होंगे। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 240 बेसिस पॉइंट्स का मार्जिन्स में एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। एडजस्टेड मुनाफा ठंडा दिख रहा है आपको, सब समीकरण बढ़िया थे, ये केवल 1.5% बढ़ रहा है। ये इसीलिए 1.5% बढ़ रहा है क्योंकि जिस बेस से अपन इसे कैलकुलेट कर रहे हैं उसमें हाईएस्ट रेवेन्यू रिकॉग्निशन हुए थे, तो बेस का इंपैक्ट होगा जिसके चलते प्रॉफिट में उस तरह का जंप देखने को नहीं मिलेगा। नजर कहां रहेगी इसके केस में एनटीपीसी के, तो इसका जो रिन्यूएबल एनर्जी का आर्म है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, उसके आईपीओ रिलेटेड टाइमलाइंस से रिलेटेड जो भी अपडेट्स आएंगे स्ट्रीट्स हाथों हाथ लेगा। लास्ट टाइम रिपोर्ट्स इंडिकेट कर रही थी प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, बैंकर्स को अपॉइंट कर दिया है। दूसरी चीज एनटीपीसी के केस में इंपॉर्टेंट है, ये कॉर्पोरेट पीपीएस जो पावर परचेज एग्रीमेंट्स हो रहे हैं उसका रिटर्न प्रोफाइल कैसा है, वो मैनेजमेंट की कमेंट्री में इंपॉर्टेंट रहेगा। नंबर्स शायद इसके ऑपरेशनली अच्छे रहने वाले हैं। ओके, तो एनटीपीसी के नंबर्स अच्छे और ऑफ कोर्स उस बड़े ग्रीन एनर्जी बिजनेस के लिए वैल्यू अनलॉकिंग के डिटेल्स पर नजर। गाबाजी, ट्रेड है क्या एनटीपीसी में? आज तो थोड़ा सा शांत है ये। एनटीपीसी शांत, यस शांत है, लेकिन बाय मोड पर है, इसलिए इसको छोड़ देना चाहिए। या तो फिर 380 पार कर ले, फिर 400 जाएगा, या फिर लोअर लेवल पे सपोर्ट मिले 360 के आसपास, लेकिन ट्रेड ना ले तो अच्छा है। एनटीपीसी ना ले तो अच्छा है, थोड़ा सा आप अवॉइड ही करें। रुचित, हिंडाल्को में भी क्या अवॉइड ही है? ओवरऑल ट्रेंड तो हिंडाल्को को काफी स्ट्रॉन्ग रहा है, बट लेकिन मैं बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखने की सलाह दूंगा कि इनकेस कुछ नियर फ्यूचर में कोई भी डिप में स्टॉक 655 के आसपास मिलता है, 655 660, आई थिंक वो रेंज में काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस आएगा। एग्जिस्टिंग पोजीशंस है तो थोड़ा मिड टर्म पर्सपेक्टिव से होल्ड कर सकते हैं, बट फ्रेश बाइंग डिप्स पे करनी चाहिए। ओके, तो डिप्स पर ही फ्रेश बाइंग। अब नंबर्स कल आएंगे, उसके बाद ही डिसाइड किया जाएगा यहाँ से आगे क्या रणनीति, क्या रवैया होना चाहिए। लेकिन दो और कंपनियां और दो इनफैक्ट ऐसे स्टॉक्स जिनकी खूब चर्चा इस मंच पर हुई है, एक ऑफ कोर्स है अशोक लेलैंड और दूसरा है यूनाइटेड स्पिरिट्स। सुमित हमारे साथ है। सुमित, बताइए क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट?
देखिए कल है शुक्रवार का दिन और कल यूनाइटेड स्पिरिट्स का दिन है, अर्निंग्स का ऑब्वियसली। तो एक अनुमान बदला आकर चल रहा है कि शायद थोड़े से वीक साइड पे इनका एक डिमांड का सिनेरियो रहेगा। रेवेन्यूज करीब 6% बढ़ने का अनुमान, 2650 करोड़ रुपए के आसपास के रेवेन्यूज 2500 करोड़ रुपए के सामने आएगा। ये रेवेन्यूज एक्स एक्साइज ड्यूटी के हिसाब से। एबिटा फ्रंट पे 50% की बढ़त, 353 करोड़ रुपए का एबिटा होगा, 235 करोड़ रुपए के सामने। वाई एक लो बेस की वजह से अच्छे नंबर यहाँ पे आपको दिखेंगे। मार्जिन 13.5%, 9.5% के सामने, और मुनाफा 247 करोड़ 102-103 करोड़ रुपए के सामने आता हुआ दिखाई पड़ेगा। रेवेन्यू ग्रोथ प्रेस्टीज एंड अबव साइड पर 7 से 8%, वॉल्यूम ग्रोथ 2 से 3% के आसपास देखने को मिल सकता है। पॉपुलर सेगमेंट इनका पहले ही बहुत परफॉर्म करके नहीं गया, तो शायद वाई साइड पर भी फ्लैटिश साइड पे रहेगा। रेवेन्यूज वहां पर 2 से 3% के आसपास ही गिरावट देखने को मिल सकते हैं। ये वाई नंबर है लो बेस के सामने। अब क्यू ऑन क्यू नंबर्स मोरलेस फ्लैट रहेंगे, मार्जिन फ्लैट रहेंगे क्यू ऑन क्यू बेसिस पे। ईएनए इन्फ्लेशन के मद्देनजर करीब 15% के आसपास ही गाइडेंस की मैनेजमेंट ने गाइडेंस दी थी FY24 के लिए। देखते हैं वहाँ किस तरह के नंबर्स आते हैं। और क्यू ऑन क्यू बेसिस पे कंपनी का जो प्रीमियम सेगमेंट है वहाँ पर भी एक फ्लैटिश साइड पर नंबर आता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बढ़िया तेजी यहाँ पर हम देख चुके हैं वाई बेसिस पर। तो और पिछले क्वार्टर के अंदर भी बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर था। तो क्यू ऑन क्यू बेसिस पे फ्लैट और वाई साइड पे बहुत अच्छे नंबर आप अनुमान लगाकर चल सकते हैं यूनाइटेड स्पिरिट्स के। दूसरी तरफ नंबर आने वाले हैं अशोक लेलैंड के। अशोक लेलैंड के केस में वॉल्यूम 56,267 यूनिट के आसपास, जो कि 59,697 यूनिट से घटकर आएगा। रियलाइजेशन का बढ़ेगा 19.5-20 लाख करोड़ के आसपास का एक रियलाइजेशन रहेगा, 19.5 लाख के सामने। नेट सेल्स 11,185 करोड़ और वर्सेस 11,625 करोड़ के आसपास। एबिटा फ्रंट पर करीब 1,276 करोड़ से बढ़कर एबिटा 1,477 करोड़ आएगा। मार्जिन करीब 13.5%, जो कि 11% से बढ़कर आएंगे। और मुनाफा 812 करोड़ 715 करोड़ रुपए के सामने आएगा। तो वाई बेसिस पर मेजरली रेवेन्यूज के अलावा बाकी सारी चीज़ें, वॉल्यूम थोड़ा डिप जरूर होंगे, लेकिन क्योंकि प्राइस हाइक है, एक बेटर जो प्रोडक्ट मिक्स के प्रोडक्ट बिके हैं, इसकी वजह से रियलाइजेशन अच्छा होगा और वो पूरे नंबर्स में रिफ्लेक्ट करेगा, एबिटा में, मार्जिन में और अदरवाइज भी। क्यू ऑन क्यू नंबर्स इनके काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेंगे। बहुत हद तक अशोक लेलैंड के शेयर ने ये चीज़ डिस्काउंट करी भी है, हाल में एक अच्छी तेजी दिखाई भी है। मार्जिन क्यू ऑन क्यू बेसिस पे 1.5% बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन एक अच्छे रियलाइजेशन का इंपैक्ट तमाम नंबर्स में M&HCV ये स्पेस में कंपनी के रियलाइजेशन अच्छे आएंगे, जो कि पूरे ओवरऑल नंबर्स के अंदर भी काफ़ी हद तक बेटर होते हुए दिखाई पड़ेंगे। और एक इनपुट कॉस्ट कम हुई है, प्राइसिंग बेटर हुई है, मार्जिन सपोर्ट किया है, तो उसका भी एक इंपैक्ट ओवरऑल नंबर बनाएंगे। तो अशोक लेलैंड बेटर नंबर वाई क्यू ऑन क्यू, यूनाइटेड स्पिरिट्स वाई अच्छे नंबर, क्यू ऑन क्यू थोड़े से फ्लैट साइड पे नंबर देखने को मिलेंगे। ओके चलिए सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और यूएसएल के आजकल दिन हर्षता ठीक नहीं चल रहा है, और कल ही इनको एक नोटिस मिला था पानी के बिल के रिगार्डिंग। कितनी एक वो है ना, आई मीन कहते हैं ना, जो पानी फ्री मुहैया कराते हैं उनको पानी का नोटिस मिला है। खैर मैं मजाक नहीं बोल रहा था इसको। खैर यूएसएल ने मुहैया कब कराया पानी? आई एम जस्ट वेरी क्यूरियस। ओहो, आप समझी नहीं अभी। नथिंग इज फ्री इन लाइफ वीरू। जिसके साथ पानी फ्री मिलता है उसको पानी का नोटिस मिला। Nonetheless, I think सेशन के फास्ट समझने वाले समझ गए। एक ट्रेड सचिन जी, ट्रेड क्या आपके पास? जी अभी सीमेंट स्टॉक्स के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। मुझे लग रहा है वहां पर एसीसी में एक फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है, डिक्लाइनिंग चैनल फॉर्मेशन थी एंड 2600 के आसपास पिछले दोनों एक्सपायरी से कॉल राइटर्स काफी कॉन्फिडेंट बैठे थे। ये पर्टिकुलर लेवल अभी जिस इंटेंसिटी से ब्रेक हुआ है, मुझे लग रहा है काफी स्ट्रॉन्ग कवरिंग होगी यहाँ पर, जिसकी वजह से लगभग अराउंड 2700 से लेकर 2740 तक की एक चाल बन सकती है। तो यहाँ पर अभी भी मोमेंटम चेस करने की सलाह होगी। एसीसी के फ्यूचर्स में स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 2585 पे लगाना है। पहला टारगेट होगा अराउंड 2690 का एंड पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 2750 का। मैंने टाटा स्टील का ट्रेड अभी किससे लिया था? मैं मेरे ख्याल से प्रशांत से लिया था। प्रशांत डॉक्टर साहब बताइएगा मेरे को प्लीज़, प्रशांत या अमित से लिया था हमने? अमित से। अमित, टाटा स्टील नाउ एट ऑल टाइम हाई। बात करते करते अगर फ्यूचर्स की बजाय अगर कोई ऑप्शन ट्रेड लेना हो तो यहाँ पे क्या जाएंगे? अभी बात करते करते अभी टारगेट दी 185 का। मैं फ्यूचर्स में नहीं आना चाहता। अगर मैं ऑप्शन लूँ तो क्या लूँ? क्योंकि अभी ये गुरुवार शुक्रवार को मेरे पास वक्त है।
जी वीरेंद्र जी, एट द मनी कॉल ही लेंगे। 175 का टाइम कम है, 3 रुपए 55 पैसे के आसपास इस अभी ट्रेड हो रहा है। इसे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस लगभग रखेंगे 1 रुपए का और टारगेट रहेगा 8 रुपीज का। ओके, 8 रुपए तक के टारगेट के लिए इसको खेल सकते हैं। मैं ऑप्शंस पे इसलिए जा रहा था क्योंकि काउंटर ऑल टाइम हाई पे और हमारे पास अभी वक्त है शायद इसको प्ले करने का थ्रू ऑप्शंस है। चलिए, अब हमारे साथ इस वक्त बिग मार्केट वॉइसेस में आज की कड़ी में बातचीत करने के लिए गुरमीत जुड़ चुके हैं। गुरमीत जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। ये जब करीब 21,800 21,900 के आसपास बाजार आया था तो हमारा डिस्कशन आपसे हो ही रहा था गुरमीत। बहुत स्ट्रांगली, बहुत स्ट्रांग कन्विक्शन के साथ आपने उस वक्त यही कहा था कि इट्स अ टाइम टू बाय टू ऐड वैल्यू स्टॉक्स। और आप देखिए मात्र इस मई के अंदर क्या क्या हुआ। 3 मई को 22,800, उसके बाद आपने मात्र 5 दिन में 21,800 देखा और आज ऑलमोस्ट 22,950। क्या सेंस किया बाजार ने आज पॉलिटिकली, या फिर आप मानते कि नहीं ये एंटायरली अगर आप देखें आरबीआई द्वारा ये 2,10,000 करोड़ रुपए का जो डिविडेंड दिया गया सरकार को, ये पूरा उसका इम्पैक्ट है? देखिए, आरबीआई का डिविडेंड एक बहुत बड़ा ट्रिगर है। हम सिर्फ उसको फिस्कल डेफिसिट के नजरिए से मत देखिए कि 20 पैसा फिस्कल डेफिसिट कम हो जाएगा। सिस्टम में लिक्विडिटी इंजेक्ट होगी और बैंक्स में मेन इशू जो रहा है, मैंने पिछले 3-4 महीने में पहले भी बोला है, मैंने इतनी टाइट लिक्विडिटी नहीं देखी है काफी सालों से। तो लिक्विडिटी इंजेक्ट होती है तो ओवरऑल इकोनॉमी के लिए अच्छा, और एक आरबीआई का कॉन्फिडेंस है इकोनॉमी पे, ये दर्शाता है। उन्होंने अपना जो रिस्क था कंटिजेंसी उसको भी 6.5% किया, उसके बावजूद ये डिविडेंड दिया है। तो वो कॉन्फिडेंस दिखाता है। और उसके अलावा जो लिक्विडिटी आने से गवर्नमेंट का बोरिंग जो टेक्सचर होता है फिस्कल डेफिसिट का, क्वालिटी बोलते हैं, वो इंप्रूव होता है। आप ज्यादा कैपेक्स करेंगे, ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, और इंडिया का इन्वेस्टमेंट साइकिल हम ये चर्चा करते रहे। आई थिंक इसके बहुत इंपैक्ट है। 10 ईयर बॉन्ड 7 के नीचे आया तो बैंक्स को ट्रेजरी गेन्स होगा, बैंक को लिक्विडिटी ज्यादा मिलेगी, उससे कॉस्ट ऑफ फंड्स पे इम्पैक्ट है, और तीसरा ओवरऑल इकोनॉमी में ज्यादा। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं रेटिंग अपग्रेड इंडिया का राउंड द कॉर्नर है। कुछ ये भी सेंस बाजार करेगा, बॉन्ड इंक्लूजन हो ही रहा है जून में, उससे मैसिव फ्लोज आएंगे। तो ये सारा कॉम्बिनेशन है और बाजार एक थोड़ा सा मुझे लगता है बहुत नेगेटिव जोन में चला गया था। विक्स जंप हुई थी, आपने चर्चा की थी बिरजू की, एफआई के करीबन 2.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे, जो कि हाईएस्ट लेवल था पिछले कई सालों में। तो एक कॉम्बिनेशन हो सकता है, कुछ हो, शायद आज एक्सपायरी डे है, मैं टेक्निकल नहीं इतना समझता हूँ, तो कुछ कॉम्बिनेशन है टेक्निकल का, आरबीआई ट्रिगर का, और ओवरऑल शायद मार्केट ये सेंस कर रहा है, जो कि हमें पिछले 2019 में भी हुआ था, कि शायद कंटिन्यूटी होगी, और जो थोड़ा फियर था वो उतना ज्यादा नहीं है जितना लग रहा था शुरू के फेसेस में। अच्छा गुरमीत, इसी मुकाम पे आई थिंक जिस आई थिंक आरबीआई के इस डिविडेंड को आपने एक बड़ा मैक्रो डेवलपमेंट माना, अगर मैं इसी को प्ले करना चाहूँगा, या फिर आई थिंक जैसे कि आपने कहा, आपने एक क्रमबद्ध तरीके से इसको समझाया, क्या पीएसयू बैंक्स, क्या एसबीआई की लीडरशिप में पीएसयू बैंक्स प्रेफर आई थिंक होंगे इस वक्त, इस घटनाक्रम के बाद, स्टॉक्स जिनको चेज करना चाहिए? एसबीआई डेफिनेटली अच्छा करेगा लॉन्ग टर्म में, मुझे कोई डाउट नहीं। और जी मैंने पिछले 2 क्वार्टर में सारे पीएसयू बैंक्स के आरओए 1% देखे। मुझे याद नहीं है मैंने लास्ट पीएसयू बैंक्स के रिटर्न ऑन एसेट 1% से ऊपर कब देखे। अब इनमें कुछ बैंक है जिनका आरओए इसलिए इंप्रूव हुआ क्योंकि ट्रेजरी गेन था और रिकवरी हुई थी, और कुछ बैंक है जिनका आरओए थोड़ा स्ट्रक्चरल है। एनआईआई ग्रोथ है, कासा मिक्स अच्छा है, रिटेल ग्रोथ अच्छी है, रैम पोर्टफोलियो आजकल हम बोलते हैं, जिसे रिटेल, एग्री और एमएसएमई पोर्टफोलियो बोलते हैं, उसमें बहुत फोकस है। कॉर्पोरेट बुक आ रहा है, बैलेंस शीट डीलेवरेज हुई है, तो कुछ जगह स्ट्रक्चरल है। जैसे मुझे लगता है स्टेट बैंक में, कुछ हद तक बैंक ऑफ बड़ौदा में, और कुछ 1-2 लार्ज पीएसयू बैंक्स में ये थोड़ा स्ट्रक्चरल है। कुछ छोटे बैंक्स में मुझे लगता है ये टेम्पररी है, तो थोड़ा सा आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। दूसरा, लीडरशिप जो है बैंक्स की चेंज हुई पिछले 2 साल में। प्राइवेट में वो आईसीआईसीआई और एक्सिस ने ली, एचडीएफसी और कोटक लीडर हुआ करते थे, और पीएसयू बैंक ने तो ऑब्वियसली क्लियर लीडरशिप ली है। तो बैंक्स पे मेरा फोकस रहेगा। जैसे मैंने बोला, ट्रेजरी गेन्स बहुत मैसिव होने वाले हैं अगले क्वार्टर। उसके अलावा कॉस्ट ऑफ फंड्स पे भी धीरे धीरे इम्पैक्ट दिखेगा, और क्रेडिट ग्रोथ अच्छी है। जो अच्छे बैंक्स हैं वो मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं, जो स्ट्रॉन्ग बैंक्स है और स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। तो यहाँ बिकमिंग बिगर वाला प्ले आपको देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा लार्ज कैप बायस रख सकते हैं आप फाइनेंशियल्स में, और बाकी पार्ट अच्छा कर ही रहा है। कैपिटल मार्केट प्लेस ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं, तो उसके बारे में ज्यादा चर्चा करने की जरूरत स्पेसिफिकली नहीं। 2 स्टॉक्स पर मैं आपकी राय लेना चाहती हूँ। एक एचडीएफसी बैंक है और दूसरा कोटक, और मैं दोनों इसीलिए मेंशन कर रही हूँ क्योंकि जनवरी से लेकर अब तक
इन दोनों ने सबसे ज्यादा अंडर परफॉर्म किया है। HDFC बैंक इज नियरली डाउन 13% एंड कोटक इज डाउन 10%। कंस्ट्रिंग फाइनेंशियल्स में अब थोड़ा सा बायसनेस आएगा और तेजी का, क्या यहाँ पर खरीदारी करें या नहीं? देखिए HDFC तो मुझे हिसाब से काफी मर्जर के बाद से जब से थोड़ा सा बाजार ने थोड़ा डीरेट किया उसका मल्टीपल, मुझे लगता है एक क्वार्टर और लगेगा जब वो आपको जो डिक्लाइनिंग ट्रेंड था निम्स का वो अरेस्ट होगा। उसके बाद आपको इम्प्रूवमेंट देखते और बाजार थोड़ा सा लीडरशिप देखना चाहता है। बाजार अगर आप लीडर हैं सेक्टर के, सेकंड लार्जेस्ट बैंक है, लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है, तो बैंक आपसे इंडस्ट्री लीडिंग मैट्रिक्स चाहता है। 14-15% क्रेडिट ग्रोथ नॉर्मल में आपको वो 3 या 4 का बुक मल्टीपल नहीं देगा। तो मुझे लगता है वो लीडरशिप आईसीआईसीआई ने ली है और HDFC को अरेस्ट करने के लिए थोड़ा मुझे लगता है एग्रेशन और दिखाना चाहिए। दूसरा, कोटक के केस में बैलेंस शीट थोड़ी स्मॉलर है, बट ये आरबीआई का जो एम्बार्गो आया ये थोड़ा सा नियर टर्म इम्पैक्ट डालेगा। तो मुझे लगता है अभी भी आईसीआईसीआई एक्सिस शायद बेटर परफॉर्म करेंगे नियर टर्म में, बट हाँ 1 या 2 क्वार्टर बाद मुझे लगता है जो रिस्क रिवॉर्ड है वो HDFC 14-15 टाइम्स अर्निंग्स पे है, 2.1 के कोर बुक वैल्यू पे, इस वैल्यूएशन पे HDFC कभी रहा नहीं है 15-20 साल में। तो थोड़ा सा मुझे लगता है दूसरा ये एफआईएस के वापस थोड़ा फ्लोज रिलेटेड भी है। बहुत वाइडली ओन्ड स्टॉक था, हर म्यूचुअल फंड में 8-9% का वेटेज था, तो एक्सेस ओनरशिप थी, अंडर परफॉर्मेंस आया तो सब थोड़े लाइट हुए हैं, तो ओनरशिप आने में भी थोड़ा समय लगेगा। 1-2 क्वार्टर इंडस्ट्री लीडिंग परफॉर्मेंस चाहिए उसको वापस आने के लिए। ओके, तो कुछ इंडस्ट्री लीडिंग परफॉर्मेंस आए तभी वो पोजीशंस ली जाए। अच्छा, आईटीसी पर आपकी अब क्या राय रहेगी? क्योंकि नंबर्स हमने देख लिए कुछ ही देर पहले। कंपनी कह रही जून 6 को वो होटल बिजनेस के डीमर्जर पर शेयर होल्डर नोट के लिए सामने आएंगी। करंट लेवल से अब क्या ये फिर उतनी बढ़िया तेजी दिखा सकता है जैसा इसने रीसेंट पास्ट में किया है? बिल्कुल, हमारे लिए ये बाय ऑन डिप्स रहा है जब से थोड़ा करेक्शन आया आईटीसी में। होटल बिजनेस अगर आप देखेंगे तो करीबन 13,000 रूम्स हैं इनके। अगर आप इंडियन होटल से कंपेयर करेंगे तो 60% कैपेसिटी है उनके पास, लगभग 22,000 कीज हैं और ऑपरेटिंग मैट्रिक्स काफी सिमिलर है। तो मुझे इंडियन होटल्स 1 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, तो आईटीसी होटल बिजनेस 50, 60, 65,000 करोड़ का वैल्यूएशन आना चाहिए। एक स्ट्रीट थोड़ा डिसअपॉइंटेड था कि पूरा कंप्लीट डीमर्जर नहीं है, इसमें कंबाइंड एंटिटी का जो रेशियो है उससे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट था। एफएमसीजी बिजनेस बहुत अच्छा कर रहा है, मुझे लगता है इस साल 20,000 करोड़ का टॉप लाइन करेंगे। अगर आप देखेंगे डाबर 12,000 करोड़ करता है सिमिलर एबिट मार्जिन में, और ये 20,000 करोड़ करता है, तो डाबर 1 लाख करोड़ से ऊपर मार्केट कैप है। तो मुझे लगता है मैसिव वैल्यू अनलॉकिंग है आईटीसी में अगले 2-3 साल में। और एफएमसीजी बिजनेस पर्सनली बहुत समय लगता है, 2-2, 3-3 दशक लगते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बनाने में। आप देखिए वर्ल्ड ओवर पीएनजी लीडर है, लेकिन इंडिया में एचयूएल लीडर है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन रीच बनाना, पेनिट्रेशन बनाना, ये बहुत डेकेड्स का है। टाटा कंज्यूमर ये कर रहा है। आप देखिए अब जाके उसके शायद कुछ नतीजे दिखने लगे हैं सुनील डिसूजा जी के आने के बाद, लीडरशिप चेंज होने के बाद। तो आईटीसी में वैल्यू और कोर बिजनेस ठीक कर रहा है। नंबर आप देखेंगे तो एग्री और पेपर की वजह से पुल डाउन हुआ है। सिगरेट बिजनेस ठीक है, एफएमसीजी अच्छा कर रहा है, होटल बिजनेस अच्छा है, जो कोर बिजनेस है वो अच्छा कर रहा है। तो मेरे हिसाब से आईटीसी बहुत सबसे रीजनेबली वैल्यूड कंज्यूमर स्टॉक है इस समय निफ्टी में। जी हाँ, इस बीच निफ्टी का भाई साहब आप एक काउंटडाउन बनवाइए, और निफ्टी अब बात कर रहा है ऑलमोस्ट 23,000 की ट्रेजेक्टरी में जाने के लिए। इट्स आई थिंक सिर्फ अब 21 पॉइंट रह गए, सिर्फ 21 पॉइंट। इट्स 22981 84, और मैं बीते 20 मिनटों की तेज़ी को अगर आप देखूं तो इट्स एंटायरली स्पॉन्सर्ड बाय मेटल्स पे अगर आप देखें बहुत स्ट्रॉन्ग मूव आया 22,986, और एक काउंटडाउन प्लीज रखिएगा नीचे स्क्रीन पे, 23,000 हम कभी भी स्ट्राइक कर सकते हैं। यानी कुल मिला के अब 388 अंकों की तेजी, 22,981, 82, 83, 84 की ट्रेजेक्टरी में हम जा चुके हैं। स्क्रीन छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा। लेकिन गुरमीत, ये मेटल्स अभी इसको राइड करना चाहिए क्या? कोई शक शुबा इसकी तेजी पर, या फिर आपको लगता है कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट कैश में कन्वर्ट करना चाहिए? मेटल्स कमोडिटीज में हमेशा थोड़ा लाइट रहना चाहिए और सैटेलाइट पोर्टफोलियो थोड़ा प्रॉफिट लेना चाहिए। स्ट्रक्चरली मुझे लगता है कि जैसे हिंदाल्को में शायद थोड़ा और है। नोवेलिस के नतीजे आपने चर्चा करी अभी, उन्होंने गाइडेंस दिया है कि $525 एबिटा पर टन सस्टेनेबल है, कैपेक्स है, और काफी मुझे ऑपरेटिंग लेवरेज देखने को मिल रहा है, एफिशिएंसी इंप्रूव हो रही है, मिक्स बेटर हुआ है। अगर आप एंड यूजर मिक्स देखेंगे तो ऑटोमोटिव मिक्स में ग्रोथ अच्छी आ रही है, जो बेवरेज कैंस हैं उसमें भी ग्रोथ लगभग 5% है, एरोस्पेस में ग्रोथ अच्छी है। तो एंड यूज में ग्रोथ अगर आपको अच्छी दिखती है तो, और अगर आप मानते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट साइकिल में, हालांकि कमोडिटी बहुत ग्लोबल प्ले और चाइना ने स्टिमुलस दिया है,
हाउसिंग को लेकर। तो चाइना बहुत बड़ा फैक्टर रहता है। हमने कल देखा कॉपर कैसे ऑल टाइम हाई पे था प्राइसेस पर। तो मेरे हिसाब से नियर टर्म ट्रेंड भी अच्छा लग रहा है, बट बीच बीच में थोड़ा प्रॉफिट्स जो है स्पेशली कमोडिटीज में हमेशा ऑफ द टेबल करना चाहिए। हाँ, अच्छा गुरमीत, हम हमेशा आपसे किसी इवेंट को लेकर बात करते हैं। जब पिछली बार स्लाइड आया था, गिरावट आई थी, तब बात की थी। आज हम आरबीआई के आई थिंक इस कदम पर बाजार का रिएक्शन, एक बात तो ये है कि क्या 4 जून को भी जो बेस्ट केस सिनारियो बाजार सोच के चल रहा था, वो भी बाजार ने क्या इस 23,000 के प्राइस पे फैक्टर इन कर लिया? पहला प्रश्न तो ये। और एक इवेंट सामने और खड़ा है, वो है मॉनसून, जिसके अच्छा रहने की और सेकेंड हाफ की स्पेशली और अच्छा रहने के अनुमान है। आप लोग उसे कैसे प्ले कर रहे हैं? उसके लिए सडन स्टॉक्स जो टिप्पणी करना चाहें आप? मुझे लगता है कि कुछ हद तक गुड न्यूज आ गई है प्राइस में, और थोड़ा सा यूफोरिया में हमें एक डिप चेक करना चाहिए कि वैल्यूएशंस कहाँ है। हम 20 टाइम्स पे हैं। 20 टाइम्स बहुत ज्यादा नहीं है कंसिडरिंग, क्योंकि अर्निंग ग्रोथ अच्छा है, बट इस इन्वायरमेंट में जो सस्टेन्ड अर्निंग ग्रोथ है वो 13-14% है। तो आपका रिटर्न एक्सपेक्टेशन भी वैसे ही थोड़ा सा टेम्पर होना चाहिए, क्योंकि पिछले साल जैसा साल नहीं आएगा। और दूसरा, अपसाइड जो अपॉर्चुनिटीज अगर फैक्टर इन हो गया है, मुझे लगता है एक फेज के बाद जो भी और शायद थोड़ा सा इम्पैक्ट आएगा बाजार में, बाजार थोड़ा डिस्काउंट करने लगेगा क्लोजर टू एग्जिट पॉइंट, तो शायद कुछ हद तक अपसाइड कैप्चर है। रूरल रिकवरी मुझे लगता है सस्टेनेबल है, क्योंकि हमने सबकी कमेंट्री सुनी, तो हम थोड़ा एफएमसीजी के थ्रू प्ले कर रहे हैं, तो आईटीसी एक प्रेफर्ड प्ले है। मैं उम्मीद करता हूँ कि बजट में कोई एडवर्स इम्पैक्ट ना हो एक्साइज ड्यूटीज को लेकर सिगरेट्स पे। तो टाटा कंज्यूमर हमने ऐड किया डिप्स पे, जब वो 1250 से 1100 के नीचे आया। हमने टू व्हीलर्स में बहुत हमारा एक्सपीरियंस अच्छा रहा। हमने टीवीएस होल्डिंग्स जो होल्डिंग कंपनी है टीवीएस की, वो पोर्टफोलियो में लिया था, क्योंकि डीमर्जर हुआ था। हमने टू व्हीलर एंसिलरीज में अच्छा किया, जैसे संदार है, उनो मिंडा के शानदार नतीजे आए हैं अभी। आज 7-8% ऊपर है। मैं कभी कभी 7-8 साल से इन्वेस्टेड हूँ इस पर्टिकुलर स्टॉक में। तो हमने पूरा वैल्यू चेन जो ऑटो का था, क्योंकि टू व्हीलर मिक्स उनो मिंडा का लगभग 45% है, तो वो एक तो कन्वीनियंस फीचर्स भी देते हैं, जैसे स्विचेस हैं, आपके हॉर्न्स हैं, लॉक्स हैं। दूसरा, वो प्रीमियमाइजेशन देते हैं, जो आपके एसेसरीज हैं, एलॉय व्हील्स हैं, सीट्स हैं। फिर वो सेफ्टी फीचर्स में भी हैं, सेंसर्स, एयरबैग्स। तो एक कंप्लीट वैल्यू चेन जो हम बोलते हैं ऑटोमोटिव की, वो उसको कैप्चर करते हैं। और 85% डोमेस्टिक है, तो वो एक प्रेफर्ड प्ले है। तो हमने इस तरीके से किया है, और M&M दोनों प्ले देता है। हमने उसमें 4 व्हीलर का प्ले भी मिला, एसयूवी का, और अब शायद हमें लगता है ट्रैक्टर और फार्म इक्विपमेंट का प्ले भी आपको M&M में देखने को मिलेगा। गुरमीत, बाय द वे कांग्रेचुलेशंस, 23,000 के पार हम निकल चुके हैं। तो एब्सोल्युटली ऑन द डॉट। आज बस वो तेजी और सिर्फ तेजी हो रही है। आप लोगों ने पूछा है क्या इंस्टीट्यूशनल आपके दोस्तों से कि क्या ये बीरू के फूफा यानी कि FIIs वापस आए हैं या नहीं मार्केट में? यू थिंक दे पार्टिसिपेटेड टुडे? पता नहीं मुझे, नंबर आएगा तो पता लगेगा, बट इतने बड़ी उछाल में डेफिनेटली कुछ तो पार्टिसिपेशन किया होगा टेक्निकल साइड पे, या कैश वॉल्यूम देखने होंगे। बट देखिए, आप, मुझे लगता है जब शायद थोड़ा स्टेटमेंट थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, मुझे लगता है जब केस स्टडी लिखी जाएगी इंडिया की आज से 5-7 साल बाद, जब भारत 9 या 10 ट्रिलियन होगा, तो लिखा जाएगा कि कैसे FIIs ने इसको मिस किया। आप देखिए ओनरशिप देखिए अर्चना जी, 23% से 16% आ गई। आज उनका जो ओनरशिप है वो करीबन 67 लाख करोड़ है। DIs का ओनरशिप निफ्टी 500 का 68 लाख करोड़ है। तो ये प्योर वैल्यूएशन को कभी देख के कॉल्स नहीं लेनी चाहिए। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये सेल इंडिया बाय चाइना, ये बहुत लंबा टेम्पलेट उन्होंने किया, और थोड़ा सा मुझे लगता है कि आपको ग्रोथ पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। हर कंट्री का एक फेस होता है, बट ठीक है, मुझे लगता है बाजार में अच्छा बैलेंस आ रहा है। अगर DIs एक अच्छा काउंटर सिक्लिकल फोर्स है, तो ये बाजार के लिए बहुत हेल्दी है। मैं नहीं बोलता हूं हमें फॉरेन कैपिटल भी चाहिए, हमें रिस्क कैपिटल ज्यादा चाहिए। मैं नहीं बिल्कुल बोलता हूँ कि हमारी डिपेंडेंस नहीं है, बट मैं एक रिटेल इन्वेस्टर्स को एक तरीके से एक स्टैंडिंग ओवेशन देना चाहता हूँ। पिछले 3 सालों में इतनी वॉलेटिलिटी के बावजूद उन्होंने मार्केट में भरोसा दिखाया है। SIP बुक लगभग 20,000 करोड़ है। लगभग हर रोज 1 लाख डीमैट अकाउंट ऐड हुए हैं पिछले 3 साल में। तो ये मैक्सिमम क्रेडिट जो जाता है रिटेल इन्वेस्टर्स को, DIs को जाता है। हाँ, और रिटेल ने तो आज डेफिनेटली सेलिब्रेट भी किया है। बहुत बहुत शुक्रिया गुरमीत।
हमारे लिए समय निकालने के लिए। अच्छा, बाय द वे, वो फ्यूचर्स में 23,000 के लेवल्स पर मार्केट पहुंचता हुआ और कैश में तो हो ही जाएगा जिस तरह का मोमेंटम देखने को मिला है। डीलिंग रूम में किस स्टॉक्स की चर्चा हो रही है, अब यतिन को जोड़ लेते हैं। यतिन, यहाँ पर कुछ आपके दोस्त बता रहे हैं कि किसका पार्टिसिपेशन ज्यादा देखने को मिला है? तो एफआई का पार्टिसिपेशन है, लेकिन शॉर्ट कवरिंग साइड पे है, और वो आपको दिखाई पड़ता है एचडीएफसी बैंक की चाल से 2% ऊपर है स्टॉक, और ओपन इंटरेस्ट 7% नीचे है, और एक्सपायरी है नेक्स्ट वीक। उसके पहले ओपन इंटरेस्ट गिरना यानी शॉर्ट कवरिंग का क्लियर इंडिकेशन है। और बहुत सारी एफआईज जो बैंकिंग स्टॉक्स में शॉर्ट थे वो अपने शॉर्ट्स आज कवर करने को आ रहे हैं। इनफैक्ट डीलर्स को लगता है कि ये जो शॉर्ट कवरिंग का सिलसिला है एक्सपायरी तक जारी रह सकता है एचडीएफसी बैंक में, और इसीलिए वो 1525 से लेकर 1550 तक के टारगेट्स इस पर्टिकुलर काउंटर पे दे रहे हैं। तो इन जनरल एक्सपेक्टेशन है कि जो एक्सपायरी है वो काफ़ी मजबूत होगी, और शॉर्ट कवरिंग जो है एफआई के तरफ से आपको बढ़ता हुआ नज़र पड़ेगा, क्योंकि इन जनरल अगर आप एफएनओ का डेटा भी देख लें तो जनरल एफआई की शॉर्ट पोजीशंस बिल्डअप होती हुई दिखाई पड़ रही थी, जो अब अनवाइंड हो रही हैं। इसके अलावा एल्केम लेबोरेटरीज फार्मा स्टॉक में ये एक कंपनी है जहाँ डीलर्स को लगता है कि 5,480 से लेकर 5,500 तक के लेवल्स आ सकते हैं, और यहाँ वो बीटीएसटी की सलाह अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं। ओपन इंटरेस्ट 3% बढ़ा है मई सीरीज में, फ्रेश बाइंग देखने को मिल रही है। यतिन, शुक्रिया आपका, और बिल्कुल सही कहा आपने। कल यतिन एफआईएस थे इंडिसेस पे लगभग 2,11,000 कॉन्ट्रैक्ट नेट शॉर्ट, तो एचडीएफसी का जिक्र आपने बखूबी किया, और एक इंडेक्सेस पे जो उनकी शॉर्ट खड़ी थी वो, अब आप ये सोच लीजिए कि अप्रॉक्सीमेटली 22,300 पे उनके 2,45,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे। 700 पॉइंट का डिफरेंशियल आ गया। मेजर 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 शॉर्ट कवरिंग हुई होगी। मेरे ख्याल से कल सुबह जब हम मुलाकात करेंगे, बात करेंगे, तो ये कॉन्ट्रैक्ट्स खड़े होंगे अप्रॉक्सीमेटली 1.5 लाख के आसपास या फिर 1,60,000 के आसपास। मीनवाइल इट्स 22989। हर्षदा जो जिक्र कर रही थी 23,000 का, वो फ्यूचर्स में था, याद रखिएगा। स्पॉट अभी भी 22,987 पे ट्रेड करता हुआ। ट्रेड्स पिक करना शुरू करते हैं, और कभी भी मैं आपको बता दूंगा अगर बीच में ये गुफ्तगू में 23,000 हो जाए तो। मानस, आपका ट्रेड क्या कल के लिए रहेगा? देखिए, कल के लिए टीसीएस पे खरीदारी करने की राय रहेगी। टीसीएस ने अपने जो 20-डे मूविंग एवरेज उसको बीच किया, उसके ऊपर निकला है, एक बेस बना लिया है 3800 के आसपास। तो टीसीएस के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे, 3900 के आसपास के प्राइस चल रहे हैं, वहां पर आप खरीदारी करिए। 3870 के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। टारगेट 3975 के होंगे टीसीएस के फ्यूचर में। टीसीएस में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी 3900 पर पहुंचा है, तेजी करके चलेगा। गावा जी, आपका ट्रेड है लॉन्ग साइड, वो है अडानी पोर्ट्स। ट्रेड कर रहे हैं 1447 पर, स्टॉप होगा 1425, टारगेट 1500 के नजर आते हैं, यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं है। अडानी पोर्ट्स 1500 की तरफ बढ़ता हुआ अदानी पोर्ट। अच्छा, बाय द वे 8 पॉइंट दूर 23,000 से, वो आप स्क्रीन पर रखिएगा। प्रशांत, आपका ट्रेड क्या रहेगा इस तेजी में? तो हर्षा जी, मैं टीवीएस मोटर ही कैरी करना चाहूंगा। एक्चुअली मेरा अभी जो पिक था वो टीसीएस था, बट मनोज जी ने वो डिस्कस कर लिया, तो मैं टीवीएस मोटर के साथ ही बना रहूंगा। स्टॉप लॉस वही 2140 और 45, और टारगेट होगा 2220 2230। ओके, तो आपका ट्रेड यहाँ पे टीवीएस मोटर्स जिसको आप कैरी कर रहे हैं। सचिन, आपका ट्रेड कैरी करेंगे? चलिए, अच्छा, अमित जी आपके ट्रेड कैरी करेंगे? माफ़ी चाहूँगा, सचिन शायद अब इस कार्यक्रम में नहीं है, अभी कुछ देर पहले। रुचित और अमित जी का ट्रेड बाकी है, आप क्या क्या ट्रेड पिक करेंगे? जी वीरेंद्र जी, मैं LTIM कैरी करूंगा। 4835 का इसका प्राइस है। LTIM में अच्छा खासा हम रिवर्सल देख रहे हैं नीचे के लेवल से। 4780 का स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट्स रहेंगे 4930 पे। ओके, LTIM ट्रेड आपका 4833 पे बाय कॉल है। रुचित, आपका ट्रेड क्या रहेगा? ये एक्सिस बैंक में बीटीएसटी करके जाने की सलाह रहेगी। स्टॉक ऑल्दो आज 3.5% ऊपर है, बट काफी स्ट्रॉन्ग रिजम्पशन हुआ है अप ट्रेंड का एक कंसोलिडेशन के बाद। सो आई थिंक जहां पे स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ कल और कंटिन्यू हो सकती है। तो 1145 के नीचे के स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे खरीदारी करके जाए 1220 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। ओके, इंडेक्स 22291 और 991, और एक बार रिलायंस लेके आइएगा। अभी मेरे स्क्रीन पे बीते, अगर आप आई थिंक 3:01 से लेकर आई थिंक अगर आप इस समयतक देखें 3:20 तक, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज, अदानी ग्रुप के स्टॉक्स और मेटल्स,
इन तीनों ने निफ्टी की तेज़ी को स्पॉन्सर किया है। मीनवाइल अगर आप निफ्टी बैंक को देखें, इट्स 48,763 दिन के सर्वोच्च स्तरों पे आके ट्रेड करता हुआ। M&M की मानस ने कॉल थी और बहुत स्ट्रॉन्ग मूव देखिए इस वक्त। तो रिलायंस ने और मेटल्स ने आखिरी की इस तेज़ी को बहुत स्ट्रांगली स्पॉन्सर किया हुआ करता हुआ और 22,984 निफ्टी ऑलमोस्ट एट डे हाई। हर्षदा। जी हाँ वीरू, और स्पीच वीरू एक बार फटाफट से एक स्टॉक जो आउट परफॉर्म कर रहा है उस पर भी नजर डाल लेते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स चौथी तिमाही में हमने देखा बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस रहा है, इसीलिए वो स्टॉक कल भागा था, आज फिर 1.5% ऊपर है। प्रॉफिटेबिलिटी में करीब 30% तक की ग्रोथ, रेवेन्यू अच्छा खासा बढ़ा है। हमारे साथ कंपनी के चेयरमैन अब जुड़ रहे हैं, कंपनी के चेयरमैन और MD भानु प्रकाश श्रीवास्तव। श्रीवास्तव साहब स्वागत है आपका एंड कांग्रेचुलेशंस, बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रहा है Q4 का। लेकिन मैं आगे की बात करना चाहती हूँ, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि FY25 आपके लिए कैसा रहेगा। आपने मेंशन किया था कि 25,000 करोड़ तक के ऑर्डर्स इस नए वित्त वर्ष में आते हुए दिखाई देंगे। ये क्या लार्जली वो मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल वाले ऑर्डर्स रहेंगे या फिर उससे एडेड उसके आगे भी ऑर्डर्स हैं? दिया हमने सब मीडियम साइज एंड स्मॉलर साइज ऑर्डर्स को एक्युमुलेट करके दिया है, क्योंकि अगर आप देखिए चाहे MR SAM हो या फिर QR SAM के जो ऑर्डर्स हैं उसके प्रोसेसिंग में टाइम लगेगा। QR SAM का अगर आप देखिए प्रोजेक्शंस, तो अगर 3 रेजिमेंट्स और 5 स्क्वाड्रंस जो आर्मी और एयरफोर्स प्रोसेस के में हैं, उसका अभी इनको AON लेना, AON के बाद RFP आएगा, देन कोट करेंगे, PNC होगा। तो ये सब जो बिग टिकट प्रोग्राम्स हैं उनका इस फाइनेंशियल ईयर में आने की पॉसिबिलिटी कम है, तो उसको एक्सक्लूड करके हमने रफली 25,000 करोड़ का गाइडेंस दिया है। तो इसमें 1-2 ऑर्डर अगर छोड़ दो, जैसे कि BMP Mark 2 का अपग्रेड का, वो हम बहुत एडवांस स्टेज में है जिसकी वैल्यू अराउंड 3,000 करोड़ होगी। इसके अलावा कुछ रडार सिस्टम्स हैं जो 2,000 करोड़, फायर कंट्रोल सिस्टम है रफली अराउंड 1,500 करोड़ के। इसके अलावा जो मल्टीपल ऑर्डर्स हमारे छोटे छोटे प्रोडक्ट्स हैं 1,000 करोड़, 500 करोड़, 300 करोड़, 200 करोड़, उनको मिल करके हमने 25,000 करोड़ का गाइडेंस दिया है। तो बिग टिकट आइटम्स हैं वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 25-26 में। जी मानो जी, एग्जैक्टली आपने जो एक्सपोर्ट मार्केट के और एक्सपोर्ट टारगेट्स रखे थे करीब 1,000 करोड़ रुपए की सेल्स के, क्या एग्जैक्टली यहीं पे रहेंगे या फिर इस फिगर को आप थोड़ा सा अगर आप देखें ओवरटेक भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट्स डोमिनेट करेंगे एंड स्पेशली ये क्या एक्सपोर्ट्स आसियान कंट्रीज तक के लिए टारगेटेड रहेंगे या आएंगे वहाँ से? एक्सपोर्ट मार्केट में अगर आप देखिए तो हमने काफ़ी सिग्निफिकेंट ग्रोथ किया पिछले 2 साल में। हमने 42 मिलियन से 92 मिलियन पे ले आए 23-24 में। इसके प्रीवियस ईयर में हमने 42 मिलियन किया था और इस साल हम अराउंड 110 मिलियन कर रहे हैं, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग ऑर्डर है अराउंड $400 मिलियन का हमारे पास, उसमें एग्जीक्यूशन प्रोफाइल कस्टमर का इसी रेंज में है और कुछ अच्छी लीड्स हैं हमारे फ्रेंडली कंट्री से रडार सिस्टम्स की और दूसरे टाइप के प्रोडक्ट का, वो इस साल मेटेरियलाइज होने की पॉसिबिलिटी है। तो डेफिनेटली इस साल तो हमारा जो एग्जीक्यूशन दिख रहा है वो अराउंड $110 मिलियन के रेंज में, बट अगर आप 25-26 में देखें तो सिग्निफिकेंट इंक्रीज अगेन एक्सपोर्ट में होगा बेस्ड ऑन की जो ये मार्केटिंग लीड्स हैं अगर ये मेटेरियलाइज होती हैं। फेयर इनफ सर, लेकिन मार्जिन्स की स्थिति कितनी और बेहतर करने की उम्मीद है? आप ऑफ कोर्स गाइड करें 23 to 25%, कुछ गुंजाइश है कि इससे बेहतर मार्जिन्स आप डिलीवर कर पाएं? टाइम हमने 21 to 23 किया था, बट हमने बेटर एग्जीक्यूशन किया और इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी बढ़ाई और 25% तक रेंज तक पहुंचे। बट जिस हिसाब से हमारे प्रोडक्ट रेंज है, प्रोडक्ट प्रोफाइल है, अभी बिल ऑफ मटेरियल वगैरह तो सब फाइनलाइज होता है, तो मुझे नहीं लगता कि 23-25% से रेंज के बियॉन्ड जाएगा अनलेस सम एक्सेप्शनल थिंग्स हैपेंस, तो जिसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो 23-25 इज ए रीजनेबल रेंज फॉर आवर टाइप ऑफ बिजनेस। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में आज शामिल हुए और अर्निंग्स को लेकर और आने वाले क्वार्टर्स को लेकर अपनी टिप्पणियाँ करी, स्पेशली एक्सपोर्ट मार्केट्स को लेकर और मार्जिन की डिजेक्ट्री को लेकर। इट्स 22966 और आपकी स्क्रीन पर ये इंडिसेस का लेवल है। निफ्टी बैंक ऑलमोस्ट 49,000 की रेंज को स्ट्राइक करके आ रहा है। देखिए आज
एक जनाब मुझसे पूछ रहे थे कि अभी लॉन्ग्स कैरी करनी चाहिए क्या। देखिए प्रॉफिट बन गया तो अच्छी बात है, प्रॉफिट्स को आप बुक भी कर सकते हैं। आज पूरे दिन बाजार इस इवेंट पर चल रहा था। जो मैं बेस्ट केस सोच के आया था वो था 803, उसके बाद मैंने टारगेट्स को रिवाइज किया था। 803 के बाद 913 तक की टिप्पणी मैंने ट्विटर पे की थी कि ये अचीवेबल है। इसके ऊपर जो मिला दैट वाज शॉर्ट कवरिंग। शॉर्ट कवरिंग का कोई पैमाना नहीं होता, वो 100 पॉइंट की हो सकती है, 50 पॉइंट की हो सकती है, 200 पॉइंट की हो सकती है, 400 पॉइंट की भी हो सकती है। सो इट्स कंप्लीटली एंटायरली आई थिंक इट्स शॉर्ट कवरिंग, क्योंकि ये एक्सपायरी थी। कॉल राइटर्स जैसे जैसे ट्रैप होते गए उसके बाद अगर आप देखें शॉर्ट कवरिंग आती गई। रिलायंस ने अपनी भूमिका अच्छी निभाई, LNT ने अपनी भूमिका अच्छी निभाई, IT ने अच्छी भूमिका निभाई। एक बात याद रखिएगा, लॉन्ग है तो रहिए और जो डे ट्रेडर्स हैं वो बुक कर सकते हैं। कल एक 23,000 पिवट पॉइंट हो गया, तो जब हम इस नए कमेंस्ड वीकली कॉन्ट्रैक्ट में 23,000 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करें तब वो एक नया ट्रिगर होगा। एज ऑफ नाउ नहीं, अब 23,000 एक सप्लाई जोन बन जाएगा। और एनी डिप टुवर्ड्स आई थिंक ऑप्शन बेस, अब वो ऑप्शन बेस क्या है, पुट राइटिंग नए वीकली कॉन्ट्रैक्ट में कहाँ हुई है, ये कल के सुबह स्टैट्स में डिस्कस करेंगे। बट इफ़ यू आर लॉन्ग, पोजिशनली लॉन्ग रह सकते हैं। जो पिछले 4-5 दिन में हम 22,300 के आंकड़े की बात कर रहे थे ना कि टिल द टाइम यू हैव 20-day एक्सपोनेंशियल एवरेज विद यू, लॉन्ग की अप्रोच रखिए, वो लॉन्ग आप बने रहिए। बट डे ट्रेडर अब हमें फोकस करना है कल एनी डिप टुवर्ड्स 22,800, 900 या फिर बियॉन्ड 23,000। ये आपके स्क्रीन पे ब्रेथ एंड डेरिवेटिव्स इवनली पॉइज्ड है। लॉन्ग 71, 55 में शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट 34 पे, 22 में ग्राफ तो यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग है। अब याद रखिएगा कल से यहाँ पे रोलोवर्स का इंपैक्ट भी स्क्रीन पे नजर आने लगेगा। आपकी स्क्रीन पे जो फर्स्ट स्लाइड है अदानी एंटरप्राइजेस, पोर्ट्स, वोल्टास, M&M, कोफोर्ज, यहाँ पे लॉन्ग विजिबल था। शॉर्ट कवरिंग के जो कैंडिडेट्स थे वो कौन कौन से थे आइए देखते हैं। जहाँ पे आज शॉर्ट कवरिंग रही, इसमें सबसे ऊपर था वोडाफोन आइडिया, LNT, श्रीराम फाइनेंस, बायोकॉन, इंडसइंड बैंक। वोडाफोन आइडिया मेरे ख्याल से डेरिवेटिव बैंड में था। आगे आते हैं स्लाइड में जहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप हुआ आज, उसमें आज परसिस्ट कर रहा था शॉर्ट बिल्डअप। कहाँ पे था, आई थिंक दीपक नाइट्राइट, लुपिन, सन फार्मा, वेदांता, NMDC इनका दिन नहीं था। बट मेटल्स ने जाते जाते एक रिवर्सल ले लिया है। शायद वो वेदांता में ना हो, बात दूसरी है। बट नाल्को, हिंदुस्तान कॉपर, पावर ग्रिड, बालकृष्ण इंडस्ट्री, लॉन्ग स्लैब, यहाँ पे आज लॉन्ग अनवाइंडिंग यानी प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट हुए। चलते हैं इस बेहद शानदार, आलिशान और क्या कहें इस क्लोजिंग को, 350 अंक ऊपर वाली क्लोजिंग को देखने के लिए वॉल पे। हर्षदा, ओवर टू यू। उससे पहले वीरू, वो बैन का अपडेट भी आपकी स्क्रीन पर फटाफट से लेकर आ जाते हैं और फिर क्लोजिंग की तरफ बनेंगे, क्योंकि कोई डाउट नहीं है कि आज एक बहुत ही स्टेलर क्लोज की तरफ हम बढ़ रहे हैं। एक बहुत ही जोरदार दिन रहा। बैन से बाहर आ सकता है दरअसल बायोकॉन का शेयर, ये एक चीज़ है जिस पर आपकी नज़रें रहेंगी। तो वहाँ पर कल देखते हैं किस तरह की पोजीशंस बनती हुई दिखाई देगी। नेली 80% की मार्केट वाइड पोजीशंस के साथ हम आज का दिन क्लोज कर रहे हैं। लेकिन लेकर आइए आपके लिए पूरा मार्केट का हाल। तो एक जोरदार तेजी का आप दिन, 23,000 से करीब आप कह सकते हैं लगभग 49 पॉइंट्स दूर, लेकिन मोमेंटम अच्छा रहा है। 22,951 के लेवल्स पर आज ऑल टाइम हाई पर एक क्लोज देखने को मिलेगा। 350 पॉइंट की तेजी निफ्टी में। निफ्टी बैंक पूरे फॉर्म में आया। इंट्राडे में 1000 पॉइंट से ज्यादा की तेजी भी कमाई है इसने, 2% के गेंस, और यहां पर बड़े पैमाने पर शॉर्ट कवरिंग का हाथ था। IT काउंटर्स ने पार्टिसिपेट किया है। मिड कैप्स में भी जोश, स्मॉल कैप जोश में। सेक्टोरली सिचुएशन फटाफट से आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, फिर हीट मैप में आपको दिखाऊंगी और वहां पर एक अंदाजा लगेगा कि किस किस ने दरअसल आज लीडरशिप ली है। फार्मा छोड़कर बाकी सभी सेक्टोरल इंडाइसेस तेजी में जाकर बंद हो रहे हैं, चाहे वो FMCG हो, मेटल्स हो। IT आज का आउट परफॉर्मर, ऑयल एंड गैस आउट परफॉर्मर, और कैपिटल गुड्स में तो 1300 पॉइंट की तेजी बनती दिखाई दी है। अब लेकर आते हैं हीट मैप, और यहाँ पर कुछ खास स्टॉक्स हैं जो डिस्कस करने चाहिए इस क्लोजिंग पे। एक है HDFC बैंक, क्योंकि जाते जाते यहाँ पर 2.5% तक की तेजी बनती दिखाई दे रही है। वहां पर तगड़ी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली। एंटरप्राइजेस और पोर्ट में वैसे भी एक्शन। M&M एक जोरदार ट्रेड रहा है, आयशा ने फॉलो किया। LNT 3.5% ऊपर आज के लिए, और साथ ही साथ देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज 2969 के आसपास का क्लोज, 1.5% तक की तेजी यहां पर बनती दिखाई दी है। ICICI बैंक 2% ऊपर, 2.5% तक के गेंस HDFC में, 3.25% की तेजी एक्सिस में बनती दिखाई दी। ये इनफैक्ट आज के आउट परफॉर्मर्स हैं, और PSU बैंकों के नाम ये दिन रहा है कंसिडरिंग वो RBI ने जो बड़ा डिविडेंड पे किया उम्मीद से कहीं ज्यादा। उसके बाद सरकारी बैंकों में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। तो चौतरफा तेजी का दिन रहा। सनफार्मा खराब गाइडेंस की वजह से पिटा है। हिंडाल्को के नंबर से पहले कुछ नर्वसनेस आती हुई दिखाई दी, और पावर ग्रिड में हमने देखा अंडर परफॉर्मेंस पोर नंबर्स पर।
कुल मिलाकर नए शिखर पर निफ्टी, सेंसेक्स क्लोज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। होपफुली उम्मीद तो यही है कि निफ्टी बैंक भी अब उस नई ऊंचाई की तरफ बढ़ेगा। सीधा सौदा का अपडेट आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं फटाफट से। आशीष और नीरज ने किन किन स्टॉक्स पर आज भरोसा जताया तेजी मंदी की तरफ और किस तरह के रिटर्न्स बने हैं वो आपकी स्क्रीन पर। पीजी इलेक्ट्रो प्लस जोरदार नंबर 6% ऊपर, डीबी कॉप 5% ऊपर, ग्लैंड फार्मा नंबर्स के बाद 4% ऊपर, सन फार्मा गाइडेंस खराब तो 2.5% नीचे आया। गार्डन रीच आज का टॉप परफॉर्मर था, 19% के गेंस देखने को मिले। रतन इंडिया नंबर्स अच्छे थे। एचईजी और पावर ग्रिड के नंबर्स पर वो दोनों स्टॉक्स आज टूटते हुए दिखाई दिए हैं। जी हाँ, तो मेरे ख्याल से निफ्टी की एक्सपायरी बेहद शानदार नोट पे, और एक्सपायरी के दिन एक दिन पहले, आई मीन ठीक कल इस वक्त जो वो फ्लैश वो न्यूज़ आई आरबीआई की डिविडेंड की, मेरे ख्याल से उसने उस फ्लैश ने लिख दिया था कि आज के दिन ऐसे ही रहेगा। खैर, हम 23,000 की दहलीज तक गए, बस थोड़ा सा लौट के आ गए, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट फॉर फ्राइडे। कल शुक्रवार है, सप्ताह अंत। कल फिर मुलाकात होगी हर्षता, मेरी, नीरज जी, आशीष और अनुज की मुनाफे की तैयारी लेकर सबसे पहले। उसके बाद नहीं, मुनाफे की तैयारी 8 बजे और मॉर्निंग कॉल 7 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।